नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस भौकाल क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास बहुत जोरदार होने वाली है, बड़ी ही क्लासिक होने वाली है और इसी कारण से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। तो जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर मौजूद हैं, आप सभी समझ जाइए कि ये अब होने वाली है यूपी जीके की भौकाल ताबड़तोड़ क्लास। इस क्लास के अंदर ना सिर्फ मैं आपको थ्योरी कुछ कराने वाला हूं, उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। कमाल की बात यह भी है कि जब इस पूरी क्लास को मैं आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूंगा तो इस पूरी क्लास के अंदर मैं आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। तो यहां ना सिर्फ आपको थ्योरी देखने को मिलेगी बल्कि प्रैक्टिस भी आपको ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो भैया सबसे पहले मुझे यह बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, जिससे कि मैं भी जान पाऊं कि हाँ भाई ये कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में मैं जीत रहा ना सभी का स्वागत कर रहा हूं और वो सभी छात्र क्लास में मौजूद हैं। तो फटाफट से इसके बारे में मुझे बताएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, दिक्कत है तो वो भी बताएंगे, ठीक है। आज हल्की सी टेक्निकल ग्लिच रहा परंतु टेक्निकल ग्लिच को सही कर दिया गया है और अभी वर्तमान में जितने भी छात्र हैं वो सामने हैं। एक सेकंड, कमेंट भी आपके लगा दिए गए हैं, ठीक है। तो पूरी टेक्निकल टीम भी साथ में बैठी हुई है और बता रही है कि सर ये बच्चे नहीं है, दरोगा है, दरोगा। तो मैंने भी इनको सेम चीज बताई कि भाई ये बालक नहीं है, दरोगा है और आज की क्लास को लेने के लिए सभी तैयार हैं। तो सबसे पहले अगर अभी तक भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं चीजों को और लीजिए देखो, अगर मैं यूपीएसआई की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025 ये टारगेट है जी अपना। ये क्या है जी? ये टारगेट है। इससे नीचे के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस हो सकता है, इसके अलावा पीएसी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा लेखपाल भी हो सकता है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल विभाग की अन्य वैकेंसी भी हो सकती हैं, ठीक है, इसके अलावा आपका पीएससी भी हो सकता है जो सबसे ऊपर, इससे भी ऊपर आएगा, यूपी पीएससी भी हो सकता है। इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है, पहला कि आप इन सभी एग्जाम को निकाल सकते हो, एक तो ये चीज कॉमन है, दूसरा आप सभी एग्जाम को इस क्लास से कवर कर सकते हो और तीसरा कि आज जो यूपी जीके होगी वो इन सब के लिए पर्याप्त होगी। इन सभी में यूपी जीके आती है और ये जो यूपी जीके आज मैं कराने वाला हूं इन सभी के लिए पूरा जो डेटा है वो एनालाइज्ड है, कंप्लीट डेटा इज एनालाइज्ड। जो डेटा है ना पूरी तरीके से संपूर्ण डेटा जो है, संपूर्ण डेटा एनालाइज्ड है, एनालाइज्ड डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। और पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटा गया है शुरुआती तौर पर, ठीक है। शुरुआती तौर पर हम इसमें करेंगे पहले थ्योरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है सर थ्योरी काहे नहीं पढ़ा रहे, अरे पूरा का पूरा सब्जेक्ट फ्री कर दिया है यूट्यूब पे, पहले ये तो समझो। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, यहीं पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, पूरी संपूर्ण थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। कहां भाई? यूट्यूब पे। ये मेरा दूसरा घर है, ठीक है, याद रखना। दूसरा, इसी के बाद में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस की संख्या 50 है और थ्योरी के पेजों की संख्या 100 है। 100। एक बच्चा कह रहा है सर यूपी होमगार्ड, इसमें छोटी सी अगर जगह मिलती है तो एचजी लिख लीजिए, ठीक है। या कोई भी पेपर है जो जिसमें यूपी जीके आती है उसके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब यूपी पीएससी लिख रहा हूं उसके बाद भी तुम कह रहे हो यूपी होमगार्ड, कैसी बात करते हो भाई? सुजीत, मजाक से हट के बता रहा हूं, अगर तेरे नाम में जीत नहीं आ रहा होता तो अब तक तुम्हारा नाम बदल दिया होता मैंने। बहरहाल अगर मैं बात करता हूं, यहां से मैं चीज़ों को स्टार्ट करूंगा। क्लास को बहुत कॉमिक ढंग से लीजिएगा। दूसरा, इस क्लास को बहुत अलग लेवल पे रखने वाले हैं हम, ठीक है, और आप सभी लोगों के समर्थन से ये क्लास ली जा रही है। क्लास के अंतर्गत वर्तमान में जितने भी मौजूद छात्र हैं, एक भी बालक अगर आज क्लास छोड़कर चला गया तो आप ये याद रखना कि आपकी कमर के पीछे टैटू बनवा दिया जाएगा। क्या? कि यूपी दरोगा यहां आए थे। तो कमाल की बात है। आप इसको पूरी क्लास को एंड तक देखना, इसके बाद आप यूपी जीके के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने के काबिल भी हो जाएंगे और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे, अर्थात यहीं जीतना जीएस के नीचे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बात आई समझ में? तो बड़े प्यार से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आप जो भी चाहें वो सब कुछ आपको यहां कंप्लीट लेवल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे कह रहे हैं सर आपको नजला हुआ है, हाँ भाई हमारे यहाँ तो इसे नजला कह रहे हैं, थारे यहाँ हो सके कि सर जा डाला गया है, ठीक है सर तुम्हें जुकाम हो रहा है, ठीक है, तो जो भी कहो आप कह सकते हैं, नजला, जुकाम, ठीक है, सर्दी हो रही है, तो जो चाहो कह सकते हो। मेरी आवाज़ वास्तविकता में ऐसी नहीं है, मेरी आवाज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, परंतु आज जुकाम होने के कारण ये और अच्छी हो रखी है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ना टॉपिक की बात कर लो, ज़्यादा मजाक मत करो मुझसे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स की। हम बात कर लेते हैं इंडेक्स की। आपको इंडेक्स देखने को मिलता है यूपी जीके के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को ई तक कराया गया है और मैं यहां तक आज पढ़ाने वाला हूं, यहीं तक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। यह आज की क्लास का टारगेट है हमारा, हम इतना आज पढ़ेंगे टुडे, इतना स्ट्रक्चर्ड ढंग से पढ़ाऊंगा। देखो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूपी के अंदर कौन सी चीज कहां पर है, किस प्रकार से है, राइट, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा, राज्य का नाम, सिंबल, कैपिटल क्या है। देखो कैपिटल तो लखनऊ है, हर कोई जानता है, लेकिन इससे जरूरी बात मैं आपको वहीं बताऊंगा। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सिटीज, पंचायत, ठीक है। मतलब मैं इस लेवल के क्वेश्चन यहां कराऊंगा। जैसे अगर मैं राजधानी, सर ये तो पता है मैं लखनऊ है, लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि अभी यूनेस्को की खाद्य पदार्थ में सर्वोच्चता की लिस्ट में किस राज्य का चयन हुआ है, मतलब ये सवाल बड़ा जोरदार है, आपसे मैं यही पूछ लेता हूं। यूनेस्को लिस्ट में, यूनेस्को की, ठीक है, हेरिटेज लिस्ट में गैस्ट्रिक सिटी कौन सा चुना गया है। गैस्ट्रिक सिटी यानी खाने के अंदर सर्वोच्चता वाला शहर कौन सा है, खाने में सर्वोच्च शहर कौन सा है, जो सबसे अच्छे खाने को प्रोड्यूस करता है, मसाले वगैरह इन सब को देखकर, तो आंसर होगा लखनऊ। तो वो इसलिए जरूरी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंटरनेशनल लेवल को रिलेट करके, वो सब चीजें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, दूसरा आपको देखने को मिलता है सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो लेजिस्लेचर हमारा है कि योगी जी की क्षमताएं क्या हैं। हमारे यहां पर जो हमारे राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो करती क्या है, और अपने अखिलेश यादव जी आपको देखने को मिलते हैं। तो यादव जी का काम क्या है या अपने योगी जी का काम क्या है, वो सभी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी, ठीक बात। न्यायालय कारागार कितनी है, जैसे आप में से आप जब सब इंस्पेक्टर लगेंगे, 2 सितारे यहां लगाएंगे, तो हो सकता है कल को आपको फिर कारागार में किसी गुंडे को भी बंद करना पड़े, है जी। तो वो कैसे करोगे, अपॉइंटमेंट जो रिसेंट हुए हैं 2025 के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे यहां पे कवर अप हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं, क्या हम थियरी को स्टार्ट करें। यूपी के नाम से शुरू करते हैं कि यूपी का नाम का क्या हुआ है, कैसे पड़ा, यहां से शुरू करते हैं। लाइकों को बढ़ा दीजिए एक तरफा, ठीक है, उसके बाद चीजों को अलग लेवल पर लेके चलेंगे। जान पाए या नहीं आयुष मेरे भाई मानेगा नहीं मानेगा। सर मूल विधि भी करा दीजिए ना, मूल विधि की भाई 19 घंटे की वीडियो फेंक के मारी है, 19 घंटे की गिनते गिनते उंगलियां थक जाएंगी, क्योंकि उंगलियां 10 है, पड़ोसी की भी 9 उंगलियां लगानी पड़ेंगी भाई, तब जाके वो 19 हो पाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अरे सीजीएल की जीके का बैच आएगा, वो जनवरी में आएगा, शुरुआत जनवरी के पहले सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चंस भी देखने यार, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, बहुत काम है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको इस तरीके से मैंने इसलिए रखा है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कुछ इस ढंग से रखा है जिससे कि आप इन चीजों को थोड़ा ज्यादा जान पाओ, इसीलिए इसको इस ढंग से रखा गया है, आप चीजों को पढ़ पाओ, समझ पाओ। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिससे कि कोई समस्या भी आपको नहीं आएगी, ठीक बात। तो बहुत प्यार प्यार से इसको पढ़ते चलते हैं। सर पूरी बदमाशी है क्या, हाँ जी, बताना शुरू करते हैं। प्रदेश का नाम क्रमिक विकास के तौर पर 1836 के अंदर राज्य का नाम हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत इसको कहा जाता था। 1836 में प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम हमें पता है। इससे पहले यह अवध क्षेत्र के अंदर काउंट होता था, मुगल काल में यह अवध क्षेत्र में काउंट होता था। मुगल काल में इसका कुछ हिस्सा मुगल काल में ठीक है, यह अवध क्षेत्र में हुआ करता था, अवध क्षेत्र में था। इन द मुगलियन एरा इट वॉज इन द अवध एरिया। मुगलियन एरा के अंदर क्या था, इट वॉज इन अवध। परंतु हम बात करते हैं बाद में, तो ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के अंदर आने लगा 1836 में। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा यह किया गया। याद रखेंगे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया गया एक बड़ा प्रांत था। ब्रिटिशों के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रांत देखने को मिलता था, तभी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन 1877 में इसका नाम बदलकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत एवं अवध कर दिया गया। इसका नाम चेंज होकर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध इसका नाम चेंज होकर हो जाता है। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट काम 1877 में हुआ, शुरुआती तौर पर इसका नाम यह था। इसके बारे में आप याद रखना। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे मैं यहीं पे बताना चाहूं कि यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है,
यहां पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध इसका नाम किया जा रहा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलता है, इसका महाजनपद काल में, जो महाजनपद काल याद आया सर एंशिएंट इंडिया, तो महाजनपद काल के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं? 8 महाजनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं। ये सवाल इतनी बार बन चुका है, इतनी मेरी उम्र भी नहीं है। अब यहां पर समझना, यह सवाल पूछा जा चुका है कि महाजनपद काल के कितने क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लगते हैं। महाजनपद काल, महाजनपद काल, सर ये तो प्राचीन भारत की बात हो गई। हां भाई साहब, महाजनपद काल के 8 महाजनपद यूपी में है। 8 महाजनपद यूपी में है, यूपी में है। यह चीज हमें पता लग गई। बात है समझ में? कितने महाजनपद यूपी में है? सर 8 महाजनपद आपको यूपी में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। यह चीज आप यहां समझे। एक सवाल पूछी जाती है कि सर आपने 1836 से ही क्यों शुरू किया, इससे पीछे क्यों नहीं गए? बच्चे, जब मैं हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इससे पीछे भी जाऊंगा। मैं उस समय इसको शुरू करूंगा पाषाण युग से। पाषाण युग के बाद फिर आपके आद्य ऐतिहासिक युग में आऊंगा, फिर ऐतिहासिक युग में आऊंगा, फिर मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हम बात करते हैं 1877 के बाद क्या हुआ। 1877 में ब्रिटिशर्स को चैन नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि इसका नाम हम और बदलते हैं, और इसका नाम 1902 में इसे पुनः नाम दिया गया आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा। अब क्रम आपके दिमाग में पूछा जाएगा कि इसका जो नाम है वो कैसे कैसे बदला है। आप एक सेकंड में बता देंगे। सर 1837 में इसका नाम नॉर्थ वेस्ट था, 77 में नॉर्थ वेस्ट एंड अवध हुआ, 1902 में इसका नाम आगरा व अवध संयुक्त प्रांत हो गया। कहले सर ये तो बड़ी मजे आ गए, ये तो मजेदार बात है। ओके सर, प्रशासन व सांस्कृतिक विस्तार के कारण यह नाम रखा गया था। यह नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस समय आगरा और अवध ये ट्रेड सेंटर हुआ करते थे। एक सवाल पूछा जा सकता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन रहा है? अवध का अंतिम नवाब कौन रहा है? ये आंसर कर दीजिए। अंतिम नवाब कौन रहा है? नवाब कौन रहा है? और अवध पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कब किया था? अवध पर ब्रिटिशों का कब्जा अवध पर कब हुआ? ब्रिटिशों का कब्जा कब हुआ? ब्रिटिशों का पूर्ण कब्जा कब हुआ? बता दीजिए। ठीक है, कब हुआ? कब हुआ? किसने किया? हु यानी किसके द्वारा किया गया है, यह भी बताना। तो प्रशासनिक व सांस्कृतिक विस्तार के तौर पर 1902 में इसका नाम यह रखा गया। 1937 में संक्षिप्त नाम कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस, यानी इसका नाम जो यूपी पड़ा है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में पूछूं कि उत्तर प्रदेश का नाम यूपी कब पड़ा, अब यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस है, तो वो 1937 में था। 1937 में इसका नाम यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन जनवरी 24 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ज्योग्राफी के हिसाब से बीचों बीच पड़ रहा था, मध्य प्रदेश से जस्ट ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया लल्ला? इसलिए इसका नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। मध्य के मतलब मध्य प्रदेश नाम पहले ही जा चुका था, तो उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया गया। अंतिम नवाब के मैंने पूछा था, इसका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इसी के दरबार में से कथक नृत्य की भी उत्पत्ति होती है ना। इसने ओरिजिनेट नहीं किया, पेट्रोनेज किया था, इसने उसको संरक्षण दिया था। ठीक है, दूसरा किसके द्वारा किया गया? 1856 में किया गया था, डलहौजी ने किया था। कौन सा हौजी? डलहौजी के द्वारा किया गया था। बात खत्म। पैसा हजम, ये सवाल आपके बन सकते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी समय समय से। बाबू ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है, सर दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन वाली क्लास कब होगी? कल सुबह 11 बजे। अब यहां पर ध्यान दो, 1836 में जब इसका नाम क्या था, इस समय इसका नाम क्या था, फटाफट बताइए। सर इस समय जो इसका नाम था वो उत्तरी प्रांत था, नॉर्थ प्रोविंस था, उत्तरी प्रांत इसका नाम हुआ करता था। यूपी का नाम उत्तरी प्रांत था। इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। इसकी राजधानी क्या थी? आगरा हुआ करती थी। 1858 में इलाहाबाद हो गई इसकी राजधानी। 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद हो गई। आगरा इसकी राजधानी कब से कब तक रही है? 1836 से लेकर 58 तक राजधानी रही है। 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज रही है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा जाता है, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया था? बताओ।
प्रयागराज का नाम इलाहाबाद किसने किया? सर जी, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद ये अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर को आप जानते हैं, इसका पूरा नाम बदरुद्दीन जलालुद्दीन अकबर था। अकबर उपाधि है जो जब्ती प्रणाली शुरू करने की वजह से मिली थी। जब्ती प्रणाली टोडरमल ने बनाई थी। 10 साल बाद लोगों का वेतन बढ़ेगा, वो जब्ती प्रणाली में था। अकबर का शासनकाल आपको देखने को मिलता है 1556 से लेकर 1605 तक, जब तक ये अतिसार रोग से मर नहीं गया। ठीक है, याद रखना, अकबर ने ये नाम चेंज करा था। अकबर ने अपनी कैपिटल आगरा को भी बनाया था एक टाइम पे, फतेहपुर सीकरी को। खैर 1921 से राजधानी लखनऊ आंशिक तौर पर हो गई थी, परमानेंट नहीं हुई थी, लेकिन 1935 से लखनऊ पूर्ण राजधानी बनी है। तो ये फाइनल आपका चेंज आपको देखने को मिला है। तब से लेके अब तक लखनऊ को पूरी राजधानी माना जाता है 1935 से। जोरदार। याद रख पाए? तो मैंने आपको नाम बताया, मैंने आपको राजधानी परिवर्तन बताया, ये 2 चीज मैंने आपको बताई। ठीक बात? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अतिसार रोग क्या होता है? पेट की दिक्कत होती है। ठीक है, अब मैं कॉन्स्टिपेशन तो कह नहीं सकता। अच्छा चलिए, राज्य के पुनर्गठन की बात करते हैं। राज्य का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ है? इसको बोलते हैं क्या वैसे? इसको डिलिमिटाइजेशन बोलते हैं वैसे तो इंग्लिश में टर्म जो होता है, बट इसको रीऑर्गेनाइजेशन के तौर पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसके टुकड़े होकर अलग अलग भी हुए हैं। प्यार से बताता हूं, ठीक है? चलिए बात को समझना। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यूपी डे आपका कब मनाया जाता है? फिर सर यूपी डे कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश डे सर ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका इस प्रकार से नाम रखा गया था। याद रखेंगे? बढ़िया। यह पुनर्गठन भाषाई आधार पर प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्र विभाजन को देखते हुए किया गया था। एक सवाल पूछा जा सकता है, यह जो विभाजन है किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? यह किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? कौन सी समिति थी जिसने इसको सिफारिश की थी? किस कमेटी के कहने पर ऐसा हुआ था? आप बताएंगे सर। कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। 3 लोग थे उसमें, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीककर। फजल अली अध्यक्ष थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो फजल अली कमेटी के कहने पर ऐसा हुआ था। कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी नाम देखने को मिलता है। क्षेत्र विभाजन को देखते हुए किया गया है कि क्षेत्रों का अलग अलग टुकड़े किए जाए, विभाजन किया जाए, तभी बात बन सकती है। फजल अली कमेटी बनी कब थी? सर 1953 में बनी थी। सर तारीख भी बता दोगे? यार बढ़िया आदमी हूं, दयालु कतई। ठीक है, 1 दिसंबर में रिपोर्ट आती है 1955 में, फिर उसको लागू किया गया। राज्य का विभाजन कब कब हुआ है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया और उत्तराखंड से निकाला गया। अब उत्तराखंड के अंदर आपको 13 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस विभाजन के बाद 13 जिलों को काटकर एक नया उत्तराखंड बना दिया गया। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था। शुरुआत में नाम उत्तरांचल था। शुरुआत में नाम क्या था? शुरुआत में नाम उत्तरांचल था। किसका? उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तरांचल इसका नाम शुरुआत में था। 2007 में उत्तराखंड हुआ। 2007 में इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। इसका नाम उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड आपका हो गया शुरुआत में। ठीक है, याद रखेंगे? बहुत बढ़िया, अद्भुत। ठीक है, चलिए सर फैक्ट लिखवा दो। मैं लिखवा क्या रखा है ये? ऐसे मारूंगा ना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। राजकीय भाषा हमें क्या देखने को मिलती है? हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बेसिक डिटेल दे रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपके सामने। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तो है राम दुलारा। अच्छा, आपके महिला मित्र का नाम क्या है? राम दुलारी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन करते क्या हो? उनकी बातें नहीं, प्रोफेशनली क्या करते हो? दरोगा की तैयारी। ऐसे जीवन में लक्ष्य क्या है? दरोगा बनना। ऐसे माता पिता के लिए कुछ करना। तो ये चीज क्या होती है? ये चीज आपका इंट्रोडक्शन है। ये चीज यहां पे इंट्रोडक्शन है यूपी का। ठीक है, अब समझिए पहली राजकीय भाषा की घोषणा होती है हिंदी देवनागरी लिपि हुई, और ये घोषणा अप्रैल 1947 में की गई थी। इसके बारे में याद रखना। लेकिन 26 जनवरी 1968 से हिंदी को सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिला है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उर्दू देखने को मिलती है। और ये कब हुआ था? इसको ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर किया गया था 1989। आपसे वर्ष पूछा जा सकता है कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। याद रखेंगे उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया? 1989 में। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया? 1968 में। ठीक है, चलो याद रखेंगे। याद रखेंगे, बहुत छोटे छोटे प्यार से आप लिखना। हिंदी देवनागरी लिपि। अच्छा ये बताइए, भारत की राजकीय भाषा, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज
हिंदी है, लिपि देवनागरी है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आधिकारिक भाषा हिंदी है, हिंदी है और लिपि देवनागरी। और लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी। ये कहां लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली आर्टिकल 343 में, है ना, भाग 17। अच्छा, एक राज्य अपनी आधिकारिक भाषा खुद चुन सकता है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 346 कहता है कि एक राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है या राष्ट्रपति से चुनवा सकता है। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी निकले तुम तो। उर्दू को आधिकारिक भाषा कब किया गया? और जो मैं बोले करूं ना, इसको आप रिपीट कर दिया करो। उर्दू को आधिकारिक भाषा 1989 में किया गया। हिंदी को कब किया गया? 1968 में। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय सिंबल क्या है? सर, 12 सींगा हमारा राष्ट्रीय सिंबल है। एक जानवर के तौर पर हमारा स्टेट एनिमल क्या देखने को मिल जाएगी? स्वाम्प डियर। 12 सींगा आपको देखने को मिल सकता है। यह बहुत बढ़िया सवाल रहेगा कि हमारा जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? वो स्वाम्प डियर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो फटाफट बताओ कौन से देखने को मिलता है? स्वाम्प डियर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब मैं आपको एक लेवल बताता हूं, क्वेश्चनों का लेवल बताता हूं। एक लेवल क्यों बता रहा हूं आपसे? ये जो पूछा जा सकता है कि स्टेट एनिमल है, ये आपका कांस्टेबल लेवल है। ये कांस्टेबल का लेवल है कि आपसे पूछा जा सकता है हमारा एनिमल कौन सा है। लेकिन अब मैं यूपीएसआई के लेवल पे पहुंचता हूं। यूपीएसआई में पूछा जा सकता है इसकी अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? यूपीएसआई में पूछा जा सकता है कि अधिकतम संख्या यूपी के किस जिले में है? किस जिले में? अब तुम हंस जाओगे सारे, यहां पर जिले में है। जो बच्चे कह रहे थे ना सवाल कराइए, बाबू यही तो सवाल पूछे जाने हैं। स्क्रीनशॉट निकलेंगे इस क्लास से, अब नहीं बता पाओगे। अच्छा, नेशनल पार्क आपको यूपी में कितने देखने को मिलते हैं? हालांकि आगे स्लाइड है। यूपी में नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं, एक ही नेशनल पार्क है जो आपको देखने को मिलता है सर जी, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है जो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करता है। और इसी वजह से हमें याद रखना है कि ये लखीमपुर खीरी में मैक्सिमम है। यूपी के किस जिले में अधिकतम संख्या? लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या रे, समझ में आई बात? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है। कह रहा है एक लिख रहा है, ना मानेगा? अरे फिर पूछा जाएगा स्टेट बर्ड क्या है? सर, स्टेट बर्ड हमारी सारस क्रेन है। सारस क्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। सारस क्रेन आपको देखने को मिल जाएगी। अब फिर से वही लेवल वाली बात कि सारस क्रेन के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारस क्रेन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इससे पूछा जा सकता है कि इसका जो नाम है, इसका साइंटिफिक नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? साइंटिफिक नेम बता दो। पूछ सकता है यार, क्यों नहीं पूछ सकता? ग्रस एंटीगोन। इसको ग्रस एंटीगोन बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन है। वैज्ञानिक नाम याद रखोगे, वैज्ञानिक नाम। अच्छा, इनकी मैक्सिमम संख्या पूरे इंडिया वाइज में केवड़ादेव नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सारस या क्रेन बोलते हैं। स्टेट फिश हमें कौन सी देखने को मिलती है? चितला आपको देखने को मिलती है। स्टेट फिश है, या आपको स्टेट फिश देखने को मिलती है चितला। चितला स्टेट फिश आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, भारत के किस राज्य में सारस की संख्या सर्वाधिक है? नेशनल पार्क तो मैंने पूछा, केवलादेव हो गया, बट अगर भारत के राज्य में पूछूं सर्वाधिक संख्या कहां पर है? यूपी में है। मैक्सिमम यूपी में ही पाई जाती है। मैक्स इन यूपी में ही मैक्सिमम पाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। चितला आपको देखने को मिल जाएगा, चितला। भारत का राज्य पक्षी, यूपी का राजकीय जो पेड़ है वो अशोक आपको देखने को मिलता है, अशोक। अच्छा, एक वैसे ही मजे में एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, अशोक के पुष्प मतलब कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छी वो है, मतलब यार क्या बोलते हैं उसे, बहुत अच्छी कहानी है। अशोक के फूल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक के फूल, ये एक रचना है। ये किसकी रचना है? ये यूपीएसआई में ही आया हुआ सवाल है। अशोक के फूल जो रचना है वो रचना किसकी है? ठीक है, हिंदी भाषा में आपकी लिखी गई है। अशोक ट्री के बारे में भी आप मुझे बताते चलिए, ठीक है, अशोक ट्री के बारे में आप मुझे बताते चलेंगे, ठीक है। चलो
बिना परेशानी के इसके बारे में भी आप बताते चलिए, कोई समस्या इसमें भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है, बहुत बढ़िया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब है, अशोक वृक्ष देखने को मिलता है। इसका आप साइंटिफिक नेम भी जरूर बताइएगा, साइंटिफिक नेम भी आपको देखने को मिलता है। साइंटिफिक नेम अशोक के पेड़ का आपको क्या देखने को मिलता है, इसके 2 साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपकी जो रचना है इसके बारे में जरूर बताना, ठीक है। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद, बहुत बढ़िया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, दैट इज परफेक्ट। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी की रचना है। अब यहां पे मैं अगर बात करूं, इसका साइंटिफिक नेम आपको 2 देखने को मिलते हैं। पहला तो आपको देखने को मिलता है सैराका अशोका, सैराका अशोका देखने को मिलता है, सैराका अशोका देखने को मिलता है, अशोका देखने को मिलता है। एक दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम मुझे बताइए कि दूसरा नाम इसका साइंटिफिकली दूसरा नाम इसका क्या है, वो जरूर बताना, ठीक है, वो जरूर बताना। एजाड्रिका इंडिका ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो है, बताइएगा। आगे आएगा मैं बताऊंगा ही। स्टेट का फ्लावर आपका कौन सा देखने को मिलता है? सर पलाश देखने को मिलता है। पलाश, या इसको टेसू के फूल बोलते हैं। किसके? टेसू के फूल बोलते हैं, या आपने देखा होगा टेसू के फूल है। दूर से देखते हैं तो बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेवे जैसे एक लग रहा होता है, जैसे मेवा लगा रखा हो कहीं पर। यह पलाश टेसू बोला जाता है, और 4 जनवरी 2011 से इसे राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। इसको राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया? सर 4 जनवरी 2011 से इसको राजकीय पुष्प घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, स्टेट एम्बेल आपको क्या देखने को मिलता है? सर स्टेट एम्बेल, ये इतना जरूरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है उसमें बार बार पूछा जाता है। मैं अगर इसी के बारे में आपको चर्चा करके बताऊं तो राजकीय पुष्प के अंदर राजकीय सिंबल के बारे में बात करता हूं। स्टेट एम्बेल आपको देखने को मिलता है, अप्रूव तो हुआ था 1938 में। इस चिन्ह में एक व्रत है, एक गोला है, 2 मछली है, एक तीर धनुष है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जानवर है, जो कौन सा जंतु है। सो जंतु की बात करूं तो जंतु देखने को मिलती है आपको मछली, मछली आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना होता है कि इसके अंदर जो धनुष है वो राम राज्य का प्रतीक है। ये कंसीडरेशन है, ठीक। अब आप इसको कुछ भी मान सकते हो कि अर्जुन ने तीर चलाया था तो अर्जुन वाला है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बारे में आप याद रखेंगे कि 1938 के अंदर इसको कंसीडर किया गया था कि ये हमारा स्टेट सिंबल रहने वाला है। जंतु मछली है इसके अंदर, और ये आपको देखने को मिलता है धनुष। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, अगला कि हमारा स्टेट स्पोर्ट क्या है? ये हॉकी है। अच्छा, ये मैं बता दूं, यह केवल कंसीडरेशन है, ऑफिशियली कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है। दिस इज जस्ट ए कंसीडरेशन। ऐसा लोक मान्यताएं हैं, लोक मान्यता ऐसी है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक है, यानी ये पब्लिक चॉइस है। पब्लिक चॉइस आपको देखने को मिलती है मेजरली, बाकी कभी डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे राज्य का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? एक्वेटिक, देखो हमारी मछली कौन सी है राज्य की, वो अलग बात है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल कौन सा है वो अलग बात है। एक्वेटिक एनिमल हमें देखने को मिलते हैं गैंगीज डॉल्फिन, जिसको आपका प्लेंटानिस्टा डॉल्फिन भी कहा जाता है, प्लेंटानिस्टा डॉल्फिन भी कहा जाता है। जो गैंगीज डॉल्फिन है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसको कब घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित किया गया था? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलीय जीव भी यही है, जलीय जीव भी यही है। यह कब घोषित किया गया था? कब कहा गया कि यूपी का जलीय जीव भी गैंगीज डॉल्फिन आपकी होगी? इसके बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया जाता है? बताओ, कब घोषित किया जाता है उसके बारे में आप बताओ बिना किसी परेशानी के। सर डिक्लेयर किया अक्टूबर 2009 में, और 18 मई 2010 से लागू हुआ। 18 मई 2010 से लागू, मई 2010 से तो हुआ है लागू, और डिक्लेयर किया गया था अक्टूबर 2009 में। डिक्लेयर हुआ था अक्टूबर 2009 में। नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, नेशनल, यूपी नहीं, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। खुश डेल्फिन है, हाँ मांझा मांझा, ये आपको देखने को मिलता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर थोड़ा सा, डिस्ट्रिक्ट हमें 75 देखने को मिलते हैं, जोन 18 देखने को मिलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अब एक एक करके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताएंगे।
अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, जब मैं यूपी की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको। ये है हमारा सिलेबस जो मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूं यहां। इसके बाद मैं हिस्टोरिकल इंसिडेंट पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको मेजर हिस्टोरिकल रिलीजन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, शहरों के नाम पढ़ाऊंगा, म्यूजिक, डांस, एजुकेशन, संगठन पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी अलग दूंगा। एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट क्यों है वहां पर उसके बारे में भी बताऊंगा, उसका नाम ऐसा क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर समझना, जो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे क्लाइमेट है, ये सब चीज वहां बताई जाएंगी जब मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ये भी एक ही बार में क्लास लूंगा, ये वाली भी। सॉइल, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रिवर, लेक, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेंसस सिनेरियो, शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक लैंडस्केप पढ़ाऊंगा, फिर बजट पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक जोन पढ़ाऊंगा, फिर आपको ओडीओपी पढ़ाऊंगा, एक्सपोर्ट सेंटर्स पढ़ाऊंगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स और यूपी डेमोग्राफ्स, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो चीज चल रही है उस हिसाब से पढ़ना। यहां पे मैंने इस चीज को बताना क्यों जरूरी समझा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक मानसिकता आती है कि सर आप इसकी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे। बच्चे, इसकी जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी वो ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी। जब मैं ज्योग्राफी ऑफ यूपी पढ़ाऊंगा तब मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा थोड़ा यूपी को जान पाओ। यूपीएसआई का फॉर्म भरने वाले बच्चे सिर्फ यूपी के नहीं होते, पड़ोसी भी होते हैं। अब बिहार के बच्चों ने यूपी का फॉर्म भर रखा है, वो मुझसे कह रहे थे और कैसन बार आना जी का प्रिपरेशन ना करवा, तो मैं कह रहुआ प्रिपरेशन चलतवा। तो मैंने बताया उनको, ठीक है। अब ये क्या तुमने देखा कि सर एक्सेंट तो बढ़िया, लाडले मैंने सारी एक्सेंटा में है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं कि मैंने कौन सी है कौन सी ना। हरियाणा के भी बालक उड़े बढ़न लाग रहे हैं यूपीएसआई का फॉर्म, तो आप टेंशन फ्री रहिए, दोनों तीनों तरीके से चीजें चलेंगी। तो अब इसके बारे में मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के जिले मुख्यालय के हिसाब से हम इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं, और हम बात करते हैं इसके जो टोटल एरिया है वो कितना आपको देखने को मिलता है। देखो, टोटल डिस्ट्रिक्ट हमें पता लगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं आपको 75 देखने को मिलते हैं। और क्लासेस में कंटिन्यूसली इसलिए लूंगा क्योंकि जो लोग अभी कॉपी करने के लिए आएंगे तो उनको कॉपी करने में भी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं लगातार क्लास ले लूंगा, क्योंकि स्लाइडों को कॉपी कराने में टाइम लगता है और इसमें छोटी सी गलतियां भी की हुई हैं ताकि जो कॉपी करे पता लग जाए। ठीक है, यहां देखिए, इसके लिए बीएनएस में सजा भी दी गई है जिसके बारे में मैं उल्लेख भी कर चुका हूं। धारा 2 के 7 के अंदर मैंने बताया हुआ है कि काउंटर फीटिंग क्या होती है, जो बीएनएस में है वो भी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। बहरहाल यहां पर आते हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहले क्रम में लखीमपुर खीरी है। खीरी सबसे बड़ा अपना डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट है भाई आपका, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी का जो मुख्यालय है वो खीरी में ही है। इसके बाद देखो यार, डिस्ट्रिक्ट्स के मुख्यालय आपको सबके याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक को याद कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, सबके आपको याद करने पड़ेंगे। सोनभद्र का याद रखना पड़ेगा, रॉबर्ट्सगंज। क्यों याद रखना पड़ेगा यार, शुरुआत के कम से कम टॉप 10 के याद कर लो, 75 के नहीं कर पा रहे, और बाद के टॉप 10 के याद कर देना, शुरुआत के टॉप 10 के याद कर देना, दोनों ही चीजें जरूरी होंगी, ठीक है। चलो, सोनभद्र, रॉबर्टगंज, हरदोई का हरदोई है, सीतापुर का सीतापुर है, प्रयागराज का प्रयागराज, बदायूं का बदायूं, ललितपुर का ललितपुर, झांसी का झांसी, शाहजहांपुर का शाहजहांपुर, जालौन का उरई। अपडेट है, याद रखना, 45-65 इसका एरिया है। अब जैसे यार ये तो सेम ही हो गए, ये तो 2 अलग थे, बाकी तो सेम है यार। जो अलग वाले हैं ना, केवल उनको याद कर लो, ये पूछा गया है। जालौन का क्या है, उरई से। जैसे आप सभी जैसे क्लास में आप कहां कहां से हो ये बताओ, फिर मैं आपके एरिया बता देता हूं कि आपके एरिया का जो मुख्यालय वो कहां पर है, ठीक है। बताओ, मैं फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूं। हल्के में ले रहे हो ना तुम, फिर बताता हूं। मेरी ट्रेनिंग जो है हुई है हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, परंतु पैदा तो भाई मैं विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, अद्भुत। बेटा तुम्हें पेपर में ही ये सवाल आएगा कि विक्स के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट डला होता है जिसकी वजह से उसको खाने पर ठंडा प्रतीत होता है, फिर तुम हंसते डोलोगे। आगे बात करते हैं। बिजनौर का बिजनौर ही आपको देखने को मिलता है। उन्नाव का हेडक्वार्टर उन्नाव है। मिर्जापुर, समझे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझे सरहद। तो ये मिर्जापुर में आपको देखने को मिलता है। बांदा, बहराइच से बैटल ऑफ बहराइच आपको याद होगा 1034 में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखने का। गाजी जो पर्सन थे, गाजी से बैटल हुआ था सुहेल देव का, वो बहराइच के रहने वाले थे। इसके बाद बाराबंकी, बुलंदशहर, देखो यूपी तेरे बुलंदशहर, यहीं से हूं मैं,
ठीक है, याद रखना, मैं यहीं से हूं। नेक्स्ट है हमीरपुर फतेहाबाद बरेली, ये भी आपको देखने को मिलता है। आजमगढ़ के मेरे परम मित्र हैं एक, जिनका नाम आनंद जी है, ठीक है। जौनपुर से जौनपुर, आगरा आगरा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर के बारे में बात करूं, मुजफ्फरनगर काफी ज्यादा फेमस रहा है, मैं कई बार यहाँ घूमता रहता हूँ, मित्र है हमारे यहाँ के। गोंडा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, पीलीभीत, इन सब के हेडक्वार्टर सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोरखपुर का गोरखपुर है, गाजीपुर का गाजीपुर, बलरामपुर, मथुरा, रायबरेली, बलिया, चित्रकूट, कानपुर नगर का कानपुर है, अमेठी का गौरीगंज है, ये थोड़ा आप याद रख लेना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, ये भी याद रख लेना। जो अलग है ना वो याद रख लेना, इनके हेडक्वार्टर लिख लेना। मेरठ से हो गुरुजी, अबे मेरठ में अब हूं मैं, पहला मैं बर्थ प्लेस बता रहा हूं, बर्थ प्लेस हमारी बुलंदशहर है, ठीक है। महाराजगंज, कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, महोबा का महोबा है, मैनपुरी का मैनपुरी, सुल्तानपुर, बस्ती, मेरठ यूपी 15, यह आप समझिए। मजे आते हैं भाई, अलग मजे आते हैं वहां पर। हापुड़ यूपी 37 है, आसपास का किसी का भी आरटीओ पूछ लो तुम मुझसे, ठीक है। आगे देवरिया, चंदौली, आप सब जहां जहां के हो ना, इस वीडियो के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। लखनऊ यूपी 32 लखनऊ है, श्रावस्ती का आपको भिनगा देखने को मिल जाएगा, संभल का बहजोई है। एक समय था 2022 का लेखपाल का जो पेपर मेरा हुआ था वो संभल में हुआ था, दिया था मैंने वो, उसके बाद कोई पेपर नहीं दिया है। एटा, सीजीएल वगैरह ये सब मेरे क्वालिफाइड है, ठीक है, इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे प्रोफाइल है अपनी। रामपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर सेम है, अयोध्या, इटावा, अमरोहा, ये आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर क्षेत्र वही याद रखना। प्रतापगढ़ का आपको क्या देखने को मिलता है भाई साहब? प्रतापगढ़ के अंदर अगर हम बात करते हैं, प्रतापगढ़ से आप पहले तो ये समझना, प्रतापगढ़ आपका आ चुका है, प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़ ही है, और ये चाहे तो आप राजा भैया भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, ठीक है, कन्नौज का कन्नौज है, औरैया, कासगंज, हाथरस, कौशाम्बी, मझनपुर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मऊ का मऊ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, ठीक है, वाराणसी का वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा है, ठीक है। इनके जो हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे ये चीजें। और इसके बाद बचे हुए हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट ये हैं। बागपत का भाई साहब बागपत है, शामली का शामली है, भदोई का ज्ञानपुर है, गाजियाबाद का गाजियाबाद है, और हापुड़ आपको देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू एरिया ये स्मॉलेस्ट आपको देखने को मिलता है, स्मॉलेस्ट आपको देखने को मिलता है। अब एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि नवीनतम डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कौन सा है, नवीनतम, ठीक है, न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज न्यूएस्ट इन उत्तर प्रदेश? बताइए, न्यूएस्ट उत्तर प्रदेश में आपको कौन सा देखने को मिलता है? फटाफट बताइए। जहां तक मेरी याद जाती है, सितंबर 2011 की बात है, जब मैं छोटा ही हुआ करता था, उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, परंतु उस समय यह कहा जाता है कि यूपी 37 का निर्माण किया जाएगा। हमारे बुलंदशहर के भी कई सारे हिस्से, इधर से थोड़ा सा हिस्सा इधर से हमारे बुलंदशहर का काट दिया, पल्ली माई हमारे मेरठ में से थोड़ा सा हिस्सा काट दिया, थोड़ा सा इनके गाजियाबाद में से पेल दिया, ठीक है। तो ये यूपी 37 बना दिया इन्होंने, गलत आदमी थे भाई ये, और इन्होंने बना दिया हापुड़, जो सितंबर 2011 में देखने को मिला है, दैट इज इन सितंबर 2011, ठीक है। ये लेटेस्ट है अपना, मान जाओ, ये लेटेस्ट है, ठीक है, याद रखना। शामली के हमारे एक मास्टर साहब है, ठीक है, याद रखेंगे। भदोई का ज्ञानपुर है, रायबरेली आ तो गया यार पीछे, तुम यार सही आदमी नहीं हो, ठीक है, चलिए याद रखेंगे। सहारनपुर भी आ गया पीछे, ही सहारनपुर आपको देखने को मिला होगा, सहारनपुर यार पीछे आ तो गया था, साइड की तरफ लगता है, पीछे आ गया सहारनपुर, अच्छे से याद है, तुम कैसी बात कर रहे हो? 75 कैसे हो गए फिर, अगर कोई भी मिस हो जाता तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहां पर मूल जिला या किससे निर्मित हुए हैं, कब कब ये डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पीछे से हम चलते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कभी ना कभी टूटे हैं। ये सवाल कैसे बनता है पेपर में सवाल ऐसे बनेगा कि जो महोबा है, महोबा मूल जिला किससे बना है? देखो महोबा बना है हमीरपुर से, शुरुआती तौर पर ऐसा नहीं था। अयोध्या से कौन निकला है? अंबेडकर नगर, जो अंबेडकर नगर है वो अयोध्या से निकला है। प्रयागराज से कौशाम्बी निकला है, मुरादाबाद से अमरोहा निकला है, अलीगढ़ और मथुरा का हिस्सा तोड़कर ही हाथरस बना है, बांदा से चित्रकूट बना है, बलरामपुर बना है, गोंडा से चंदौली बना है, वाराणसी से श्रावस्ती बना है, बहराइच से, और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद और बुलंदशहर के टुकड़े करके ही आगे बढ़ा है। फटाफट याद रखिएगा।
याद रखेंगे। कोई समस्या आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आप ये याद रख लेंगे कि भाई शुरुआती तौर पर कितने थे। शुरुआत में तो आपको 14 डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलते थे 1937 के टाइम पर, 14 ही डिस्ट्रिक्ट थे। उसके बाद वो चीजें आपकी चेंज हुई हैं, ठीक है। एड्यू स्पार्क मेरे लाल, इसके बारे में याद रखना, ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, ये रहा संत कबीर नगर, बस्ती व सिद्धार्थ नगर से निकला है। भाई ये लिख लेना। तुम क्या कह रहे हो सर तो पेन चला रहे हैं? अरे सर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए चीजें मिले, ठीक है। कन्नौज के बारे में याद रखना, फर्रुखाबाद। इटावा से निकला है औरैया, एटा से निकला है कासगंज, मुरादाबाद और बदायूं से निकला है संभल, गाजियाबाद से निकला है हापुड़। इसमें एड ऑन है, सिर्फ गाजियाबाद से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और हापुड़ यहां डिक्लेयर हुआ है, बनाबाद में है, सितंबर 2011 में बना है ये, ठीक है, याद रखना। डेट तो बाद, अच्छा सही तो है, सितंबर में तो बना है। शामली भी आपको तभी देखने को मिलेगा, मुजफ्फरनगर से आपको देखने को मिलेगा शामली, ठीक है। संभल भी आपको तभी देखने को मिलेगा 28/9/2011, तीनों तभी देखने को मिले, मुजफ्फरनगर से, गाजियाबाद से और मुरादाबाद से। ये तीनों आपको तभी देखने को मिल जाएगा। बढ़िया है, सही। तो लगा कि डेट नहीं लिखी हुई है, डेट सही लिखी हुई है, ठीक है। और इंपोर्टेंट है, अमेठी से आपको 1 जुलाई 2010 में रायबरेली व सुल्तानपुर से बना है। इसके बारे में भी याद रखना, इसके बारे में भी आप याद रखना, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, हाँ, हल्की सी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, आप पास सब कर लेना। आहू जी, जी नहीं नहीं, ये आप छात्रों के लिए नहीं था। चलिए, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो एनसीआर के अंदर डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं उसके बारे में। यह भी सवाल बार बार पूछा जाता है, एनसीआर कैसे बना उसके बारे में पॉलिटिकली आपको समझना जरूरी है। तो वो मैं पहले पॉलिटिक की लैंग्वेज में समझाता हूं, देन मैं यहां से समझाऊंगा, ठीक है। याद रखना, सागर बेटा मान जा यार, ठीक है। इसको हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं। मैं इसी स्लाइड को हल्का सा नीचे खींच लेता हूं ताकि मैं एनसीआर के बारे में यहीं पर बता दूं। स्लाइड का कलर बदलना पड़ेगा, है ना, ऐसा स्वाद नहीं आएगा ना भाई। स्वाद भी तो जरूरी है। बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर, ये लीजिए, अब आएंगे स्वाद। अब इसमें आप समझिएगा एनसीआर की फॉर्मेशन कैसे होती है। मुझे अच्छी प्रकार से याद है, तब तो मेरी उम्र थी ही नहीं। 69वां आपको संविधान संशोधन देखने को मिलता है, संविधान संशोधन आपको देखने को मिला, संशोधन आपको देखने को मिला, जो कि 1991 में हुआ था। और एनसीआर बना दिया इन्होंने कहा कि हम एनसीआर बना देंगे। मैं कहा ठीक है भाई बना लो, क्योंकि मैं तो था नहीं तब। तो इन्होंने एनसीआर की फॉर्मेशन कर दी, नेशनल कैपिटल रीजन इसको कहा गया। तो नेशनल कैपिटल रीजन इन्होंने इसको कहा, कैपिटल रीजन। कहा कि राजधानी के आसपास का जो क्षेत्र है वो एनसीआर कहलाएगा। जो राजधानी के आसपास का क्षेत्र है, राजधानी क्या रखी गई, राजधानी का रखी गई कि भाई एनसीटी प्लस यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे। इन सबको मिलाकर आपका क्या किया गया, इनके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स यहां से उठाए गए, यहां कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इसको उठाए गए, तब जाके एनसीआर बना। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इसमें दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए, दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल किए गए और बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहां से उठाए गए, ठीक है, बात ही समझ में। तब जाकर आपका एनसीआर बना। तो यूपी के, राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट है खाली, यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एनसीआर में आ गए। तो एनसीआर ऐसे बनता है। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। पूछा जा सकता है कि एनसीआर के बारे में अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, कि ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो 239A में आपको देखने को मिलता है। इसमें दिल्ली का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है और ये भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसके बारे में आप बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे, इसके बारे में आप बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई समस्या होगी। बात है समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलो और ध्यान दे लो यहां पे, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये पूरी बेल्ट आपको जानी पहचानी लग रही होगी। इस क्षेत्र के जो बालक होते हैं वो आपको अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। कई बार वो इस तरीके से क्लास ले रहे होते हैं जैसे मैं ले रहा हूं, ठीक है, याद रखना, आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में याद रखना, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़। देखो ये बहुत सिंपल सी बात है। एनसीआर के अंदर जो मेजरली बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एनसीआर से निकले हैं, ये भी बड़ी बात है एक, ठीक है।
इसके बारे में भी थोड़ा याद रखेंगे। अगला सवाल आप समझिएगा, एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से आगे आने वाले समय में? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। कोशिश की जा रही है इनको भी हम आगे आने वाले समय में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, इनके बारे में याद रखना। अगला सवाल, एससीआर में कुल 6 जिले आपके शामिल देखने को मिलते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का स्टेट कैपिटल रीजन भी है, स्टेट कैपिटल रीजन है। अच्छा, एससीआर के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, एनसीआर तो सबको पता है, एससीआर नहीं पता। जिस तरीके से एनसीआर होता है हमारी राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्र, उसका विकास जरूरी होता है, सेम उसी प्रकार से हमारी राज्य की जो राजधानी है उसके आसपास के क्षेत्र का ज्यादा डेवलपमेंट हमें करना पड़ता है। उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स आपके शामिल हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं सर? तरीका है लखनऊ, हरदोई, सीता, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे सोचे सर ट्रिक बता दो, जब तक ट्रिक याद करोगे तब तक आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात को फिर भी मैं समझा देता हूं कि कैसे याद रख सकते हो। कि राजधानी याद रखना लखनऊ है, लखनऊ है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, लखनऊ के आसपास हरदोई है, ठीक है, हरदोई है, हर सीता ऊन, हर सीता ऊन बरेली से 12 केजी लाती है। अब देखो ये बड़ी ना अफलातून सी ट्रिक होती है और मैं इसमें कभी भी बिलीव नहीं करता। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, मैं इस प्रकार की ट्रिक्स में बिलीव नहीं करता। याद रखना चाहते हो आप कर लो, मेरा सिंपल रहता है कि अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाइए। देखो हर सीता ऊन बरेली से 12 किलो लेकर आती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये एससीआर है हमारे। एससीआर से डिस्ट्रिक्ट करेक्ट है, एससीआर से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। हर से हो जाएगा हरदोई, सीता से हो जाएगा सीतापुर, ऊन से हो जाएगा उन्नाव, बरेली से रायबरेली और 12 से बाराबंकी। ये क्या है? एससीआर डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आपके। 6 एससीआर डिस्ट्रिक्ट हैं। ट्रिक कैसी लगी? लो भाई, ट्रिक्स भी फेंक दी हैं यार मैं नहीं कर रहा होता ये चीज, ठीक है, बट आज क्या, आज मेरा ऐसे मन बढ़िया था तो मैंने कहा ले जा, तो ये मैंने ट्रिक भी फेंक दी आपके लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देन, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा काम? क्लास को लाइक करते चलिए। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऐसे हैं जहां पे आपको पुलिस कमिश्नर सिस्टम देखने को मिलता है, जहां कमिश्नर प्रणाली आपको देखने को मिलती है। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। ये वो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं जहां कमिश्नरेट सिस्टम देखने को मिलता है, जहां पुलिस कमिश्नर होते हैं, ठीक है। क्षेत्रों के हिसाब से पुलिस कमिश्नर आपके यहीं पर लागू किए जाते हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, याद रखेंगे, ओके। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट कमिश्नरेट एरिया याद रख लेना, बहुत रेयर है कि इसमें पूछा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं यूपी के अंदर कितने मंडल देखने को मिलते हैं। सर यूपी के अंदर 18 मंडल देखने को मिलते हैं, और जो लेटेस्ट मंडल आपको यूपी में देखने को मिलता है, द लेटेस्ट मंडल जो यूपी में आपको देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? सर यूपी के अंदर अलीगढ़ आपका लेटेस्ट देखने को मिलता है। टोटल इसके अंदर 18 मंडल है, ठीक है। चलो अब लखनऊ के अंदर आपको जिलों की संख्या, जो मंडल है, मंडल आपको देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना डिविजन उनको बोला जाता है। डिविजन हेड आपके होम मिनिस्टर जो होते हैं वो डिवीजन हेड आपको देखने को मिलते हैं। अब लाइक भी कर लो क्लास को। लखनऊ में आपको देखने को, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी आपको देखने को मिल जाएगा। कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, औरैया देखने को मिल जाएगा। मेरठ के अंदर मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़ देखने को मिल जाएगा। अयोध्या के अंदर अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। अलीगढ़ में 4 है, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा के अंदर भी 4 है, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी में 4 है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। गोरखपुर में भी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है 4, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। जो आसपास के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं वो सेम टू सेम। नेक्स्ट है देवी पाटन, मुख्यालय इसका गोंडा है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, ये आपका जोन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, बरेली में 4 है, बरेली, बदायूं, सहारनपुर। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बरेली में भी 4 आपको देखने को मिलती हैं, बरेली के अंदर भी आपको 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। इसके बाद तो सवाल भी होंगे, तब और मजा आएगा, ठीक है भाई,
ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बरेली के अंदर मैंने बताया, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। मुरादाबाद में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। चित्रकूट धाम में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती के अंदर बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे भी शहर आपको देखने को मिलते हैं जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये भी आप सभी जानते हैं कि मेरे जो पीछे बैचेज आते हैं, सीजीएल मेंस के बैच आते रहते हैं, मेरे पीएससी के बैचेज आते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सवाल आता है, सीजीएल में मेंस के लेवल का सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनकी स्टार्टिंग कैसे होती है। सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ब्रिटिशर्स की एक प्रणाली थी, उन्हीं के कहने पर इसको स्टार्ट किया गया था। मद्रास में पहली बार स्टार्ट करते हैं 1688 में, 1687 और 88 के मध्य इसको मद्रास से स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। सेम उसी प्रकार से आपको नगर निगम वाले डिस्ट्रिक्ट सिटीज आपको कुछ देखने को मिल जाते हैं। फटाफट नोट करिए, नोट करो, कितने हैं आपके? 17। कैसे कैसे 17? कौन कौन से? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, हांसी, झांसी, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और शाहजहांपुर। ठीक है, ये वो है जहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। कहने की बात ये है कि यहां पे आपको संविधान का भाग 9A देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, ये आपको देखने को मिलता है, संविधान का भाग 9A में आपको देखने को मिलता है। भाग 9A आर्टिकल 243 P से लेके ZG तक शामिल होता है और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चर्चा करता है। अगर बाकी जगह का, बाकी जगह पंचायत है, बाकी जगह आपको पंचायत देखने को मिलती है। बाकी जगह आपको क्या देखने को मिलती है? सर, बाकी जगह पंचायत देखने को मिल जाती है। याद रखेंगे, जोरदार। अगला सवाल, अब यहां से शुरू करते हैं यूपी का विधानमंडल। यहां से आगे मैं शुरू करूंगा बाबू यूपी का विधानमंडल। यूपी के अंदर लेजिस्लेचर व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, स्टार्ट करें। पॉलिटिक्स की बुक मेरी मार्केट में अवेलेबल है, उसका नाम है भारत चलता कैसे है भाई जीत राणा। ठीक है, नेक्स्ट। अबे नोट नहीं करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे इसका, नोट कैसे कर लोगे इतनी जल्दी? हाँ, तुम ही तो हो गए, अवतार हो तुम तो। चलो, इसके बारे में बात करता हूं मैं। कलर चेंज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कलर का यार आजकल बड़ा खेल है। महिलाएं लड़कों को इसलिए छोड़ दे रही हैं कि उनका रंग काला है। मैंने समझाया भाई, काफी लोगों को मैंने बताया कि रंग काला है तो पहले ही गोरे होके जाओ, क्योंकि महिलाएं तो छोड़ ही देंगी। बात को समझिए। अब यहां समझना कि द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर बाइकैमलरिज्म है। बाइकैमलरिज्म के ये जो कॉन्सेप्ट है कहां से देखने को मिलता है? एग्जैक्टली आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 168, जो बताता है विधानमंडलों के बारे में। विधानमंडलों के बारे में बात करता है, यानी लेजिस्लेचर्स के बारे में बात करता है। विधानमंडल के बारे में, लेजिस्लेचर्स के बारे में बात करता है। अब लेजिस्लेचर प्रणाली 168 में देखने को मिलती है, जिसका तात्पर्य बहुत साफ है। कहा गया है कि सर इसका विभाजन 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें 2 तो हो सकते हैं सदन, 2 तो हो सकते हैं इसके अंदर सदन, ठीक है, और एक होगा इसमें राज्यपाल। राज्यपाल का होना जरूरी है, राज्यपाल का होना जरूरी है। बाकी के जो सदन होते हैं, एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है विधान परिषद होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानसभा। इसका होना बहुत जरूरी है। बगैर विधानसभा के कोई भी राज्य नहीं हो सकता। इनके लिए आर्टिकल कौन कौन से? मतलब आर्टिकल 169 और 171 तो इसके लिए है और आर्टिकल 170 इसके लिए है। ठीक है भाई, ये तो तगड़ी बात हो गई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अच्छा सर, एक और बात बताऊं आपको, मैं बताइए, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। मैं ठीक है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। अच्छा सर, जो एमएलए होते हैं ना, एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक साहब, वो एमएलए यहीं से बनते हैं। मगर एमएलसी, सर एमएलसी ये बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं ठीक है भाई, बढ़िया। सर दोनों में डिफरेंस है कुछ यार, ये अपर हाउस मेंबर्स होते हैं और ये लोअर हाउस मेंबर्स होते हैं। दबदबा किसका जाता है यार? ये लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आते हैं, इनकी नियुक्ति होती है, दबदबा इनका जाता है, क्योंकि लोगों का नेता यही है। दिमाग खुला थोड़ा बहुत, लोगों के नेता यही हैं। दूसरी सर एक और बात बताऊं आपको, मैं बताऊं सर, 169 आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि जो विधान परिषद है ये संसद पर निर्भर है। विधान परिषद संसद में बन सकती है, संसद में स्थापित या विघटित हो सकती है, संसद में स्थापित या विघटित हो सकती है, या विघटित हो सकती है, विघटित होगी, या तो ये बनेगी वहां पे या विघटित वहां पे होगी। क्या सर, ये तो तगड़ी बात बता दी आपने। हाँ भाई, आदमी अच्छा मन बताया ना। अच्छा सर, कितनी जगह पे है? केवल 6 ही राज्य में है ये। कहां कहां पे है? ये देखने को मिलती है आपको कर्नाटक,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सर बिहार तो कभी पीछे रह ही नहीं सकता सर, राजनीति है। अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के सर याद रखेंगे, केवल इतनी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, याद रखो। अच्छा, इसके अंदर ये भी है 171 में जैसे बताया गया है, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इसके 1/3 अधिकतम हो सकते हैं, न्यूनतम 40 हो सकते हैं। विधानसभा के अंदर मेंबर कितने हो सकते हैं? इसके अंदर मैक्स आर्टिकल है ये, कभी ये सोचो कि मेंबर है, आर्टिकल है ये, आर्टिकल है ये। तो विधानसभा के अंदर यह बताया जाता है कि इसके अंदर मिनिमम मेंबर हो सकते हैं 60 और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं 500। उसी प्रकार से यूपी में कितने हैं? 403 अधिकतम। यूपी का किसी भी चीज में लिया उस सब में मैक्सिमम है, क्यों? पॉपुलेशन मैक्सिमम है। और ये जितना भी लिमिटाइजेशन होता है इसको डीलिमिटाइजेशन बोलते हैं। ये सब का सब पॉपुलेशन बेसिस होता है कि लोगों को संभालना है, इस वजह से ये होता है। ठीक है, याद रखना। तो यूपी में विधानमंडल द्विसदनीय है। एक छोटा सा सवाल और बन सकता है कि विधानमंडल में ये द्विसदन होना ये किस देश की परंपरा थी? फटाफट बताओ, ये बताइए किस देश की परंपरा आपको देखने को मिलती है? ये किस देश की परंपरा है जो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी? ठीक है, चलिए, किस देश की परंपरा आपको देखने को मिल जाएगी? मैंने पूछा बाइकैमरलिज्म स्ट्रक्चर जो है वो किस देश की परंपरा है, बात करते हैं। सर जो बाइकैमरलिज्म आपको देखने को मिलती है, जिसको बाइकैमरल बोलते हैं, ये ब्रिटेन की परंपरा है। ये किसकी परंपरा है? ब्रिटेन में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ब्रिटिश। ये ब्रिटेन की परंपरा आपको देखने को मिल जाएगी। ब्रिटेन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भारत पहली बार इसको 1919 में अडॉप्ट करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन 1937 में हुआ था, क्योंकि तभी पहले आम चुनाव हुए थे। और इसी समय जो इसके भारत के अंदर यूपी राज्य के अंदर इसी समय जो आपके मुख्यमंत्री बने थे वो गोविंद वल्लभ पंत बने थे। यहां मुख्यमंत्री कौन बने थे? गोविंद वल्लभ पंत बने थे। उन्हीं के नाम पर आज यूपी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, यूपी में जनवरी 2022 में मतदाताओं की कुल संख्या 15 लाख, ठीक है, आपको देखने को मिलती है। 1,50,00,000 नहीं, आपको कितनी देखने को मिलती है? ठीक है, ये कितनी ही लिख रखी है ये है आपकी 15,02,84,000। 15 करोड़ से अधिक आपको देखने को मिलती है। चाहे तो लिख सकते हैं 15,02,84,000। यूपी में वोटर्स देख रहे हो, 15 करोड़, छोटी मोटी बात है ये। 15 करोड़ लोग यूपी में है यार, मैं तो दंग रह गया इस बात को जान के। 15 करोड़ वोटर्स हैं आपको जो देखने को मिलते हैं यूपी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, ओके। एक वोटर मैं भी हूं, बहुत बढ़िया। 1967 से विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थी। 1967 में पहले 431 थी। ठीक है, टोटल असेंबली सीट 2000 तक 425 प्लस 1 आपकी नॉमिनेटेड देखने को मिलती थी। करंटली असेंबली सीट आपको देखने को मिलती है 403। अच्छा, इसमें आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूं सर, सेंट्रल लेवल पे तो ये सीट बढ़ती है, यूपी में घट क्यों रही है? बेटा, यूपी का विभाजन भी तो हो रहा है। क्या सन 2000 में नवंबर के महीने में उत्तराखंड हमसे अलग नहीं हुआ? हाँ सर, हुआ था। तो बाबू, जब उत्तराखंड अलग होगा तो अपने साथ सीट लेके नहीं जाएगा? हाँ सर, बात तो सही है कि हाँ भाई। तो वर्तमान में 403 है, वर्तमान में 403 है। अच्छा, एक और बात पूछी जा सकती है कि वर्तमान में जो 403 सीट आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, ये कब तक इतनी रहेंगी? सर ये 2026 तक इतनी रहेंगी, याद रखना। इसके बारे में भी तगड़े लेवल पे याद रखेंगे। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थी, लेकिन 2000 में विधानसभा की कुल सीटों का कम 425 रखा गया था, लेकिन वर्तमान में 403 है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, अगला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे यहां पर।
नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, अगर मैं क्षेत्रों के हिसाब से सीटों के बारे में बात करता हूं, क्षेत्रीय विभाजन अगर मैं करता हूं, पूर्वांचल में 162 देखने को मिलेंगे, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड क्षेत्र में 19। ये आपको क्या देखने को मिलता है? क्षेत्र। यूपी के अंदर 4 प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं। यूपी का विभाजन अगर मैं पॉलिटिकली करता हूं 4, कई बार आता है कि यूपी का डिवीजन भी होने वाला है, बहुत बार कहते हैं कि यूपी 4 हिस्सों में बट जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की अलग डिमांड होती है, जैसे पूर्वांचल अपने लिए अलग डिमांड कर रहा होता है, पश्चिमांचल अपने लिए अलग डिमांड करता है, मध्यांचल अपने लिए अलग डिमांड कर रहा होता है, बुंदेलखंड अपने लिए अलग डिमांड कर रहा होता है। परंतु ये चीज गलत है। यूपी का विभाजन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से उचित है। जब तक बने रहोगे तब तक टिके रहोगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि यूपी का विभाजन हो। याद रख लेना, 149 आपको देखने को मिलते हैं पश्चिमांचल। सबसे ज्यादा जो अगर कहीं से पश्चिमांचल वो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिस क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा जीडीपी जनरेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्षेत्र हम बात करते हैं पार्टी वाइज सीटों का दबदबा किस प्रकार से है, और ये मैं बात कर रहा हूं मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। मार्च 2025 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। मार्च हटाओ, इसमें हटो हटो हटो। यहां पे मैं बात करता हूं किसके अकॉर्डिंग। महीना कौन सा चल रहा है आपका? महीना चल रहा है यार, ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, दिसंबर का चल रहा है। दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग बता देता हूं, ठीक है। तो दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो नया डेटा है वो मैं बता देता हूं। दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर देता हूं। जो बाई इलेक्शन हुए वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं कि ठीक है, मुझे ही पता है कि ये डेटा मैंने बनाया है, तो मुझे पता है मार्च 2025 तक उपचुनावों सहित 18वीं विधानसभा में दलवार सीटें कितनी हैं। बीजेपी के पास वर्तमान में 258 सीटें हैं। अपना दल आपको देखने को मिलता है समाजवादी, 13 सीटें आपको देखने को मिलती है। समाजवादी पार्टी 107 सीट है। इंडिपेंडेंट बात करें 5 सीट है। राष्ट्रीय लोकदल RLD जो चौधरी चरण सिंह जी की जो पार्टी है वो यह है, RLD, इसमें 9 सीटें हैं। सुभा सपा आपको देखने को मिलती है। SBSP 6 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 2 हैं। BSP के पास केवल 1 सीट है। जनसत्ता दल के पास 2 सीटें हैं, जो रिफ्लेक्ट हुई हैं बाई इलेक्शन के आंकड़ों की स्थिति के बाद की हैं। कुछ बच्चों को पुरानी वाली चीजें याद रह सकती हैं, लेकिन इसके बारे में आप याद रखेंगे। जो सीटें मैं बता रहा हूं वो एक्यूरेट है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटें आपको देखने को मिलती है। मैक्सिमम सीटें अगर कहीं पर हैं तो वो विधानसभा की आपको देखने को मिलती है प्रयागराज में। डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर सबसे कम सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2-2 सीट इन तीनों में देखने को मिलती हैं। नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन असेंबली 86। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल 86 है, ठीक है, याद रखना। और 84 सीट है SC के लिए, 2 सीटें हैं ST के लिए। मुझे आर्टिकल बता दो, वो आर्टिकल बता दो जिसमें ये लिखा हुआ है कि सीटों का रिजर्वेशन होना जरूरी है। एक राज्य में SC ST के लिए सीटें रहेंगी, सीटें रहेंगी ही रहेंगी, सीट्स होंगी, ये मुझे बता दीजिए। एक राज्य में SC ST के लिए सीटों का होना, इसके बारे में मुझे बता दीजिए लल्ला, ये आपको कहां देखने को मिलता है, ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए आपको कहां देखने को मिलता है। बता रहे हो नहीं बता रहे? बताओ अभी। अब तुम देखो सर, आपको एक आर्टिकल पता है? मैं कहा भाई कौन सा? सर आर्टिकल 332। मैं कहा हाँ भाई मुझे तो पता है। तो सर वही लिखिए यहां पर, आर्टिकल 332 में आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको देखने को मिल जाती है सारी सीटें। द रिजर्वेशन ऑफ दी सीट्स दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 332, जिसके अंदर बताया जाता है कि SC और ST के लिए सीटें आरक्षित हैं। अगर मैं सेम आर्टिकल को नेशनल लेवल पे लेके जाऊं तो आर्टिकल 330 हो जाएगा। भारत में SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन होता है। भारत लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण होना, SC के लिए 84 सीटें हैं, ST के लिए 47 सीटें हैं। ये आर्टिकल 330 है, ये आर्टिकल 330 है। बट यहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश के लेवल पे आ जाता हूं तो सीटों की संख्या 86 और ST के लिए सीटों की संख्या 2 है, रिजर्वेड है ना। आर्टिकल कौन सा? 332 है। अब 330 जो देखने को मिलता है लल्ला वो यहां पर है। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता से बाद से लेकर आज तक केवल एक ही बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बैठक लखनऊ के बाहर आयोजित हुई है। यह बैठक 2003 को प्रयागराज में आयोजित की गई थी। देखो, विधानसभा की बैठक किसके कहने पर हट सकती है? राज्यपाल की परमिशन लगेगी। परमिशन मांगेगा कौन? लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर। विधानसभा का स्पीकर मांगेगा कि भाई साहब वो बात हो गई है कि लखनऊ के अंदर तो जी समोसे नहीं आ रहे और हमें विधानसभा में बैठ के समोसे पेलने हैं, तो बैठक हम प्रयागराज में कर लें।
तो वो जाएगा राज्यपाल के पास लेटर, राज्यपाल उसको पढ़ेगा कि अच्छा समोसे की गुणवत्ता बेकार आ रही है, ठीक है आप मीटिंग कर दीजिए। ये मैंने आपको बड़े कॉमिक वे में बताया। ऑफिशियल टर्म्स में अगर मैं बताता हूं, अगर मीटिंग को राजधानी के बाहर करना है तो एक रिटन लेटर जाएगा विधानसभा के स्पीकर की ओर से, जिसके ऊपर राज्यपाल अपनी कंसेंट देगा, तब वो मीटिंग बाहर हो सकती है। ऐसा एक बार हुआ है, 8 जून 2003 को प्रयागराज में मीटिंग आयोजित हुई थी। 29 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ के बाहर आयोजित हुई थी, जो कुंभनगर प्रयागराज में हुई थी, वो प्रयागराज के अवसर के कारण। क्लियर है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था, यह मैं बता चुका हूं। लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन 1937 में हुआ था, वर्ष 1937 से। अब मैं विधान परिषद के बारे में चर्चा कर रहा हूं, यूपी की विधान परिषद, जिसके लिए आर्टिकल 169 जिम्मेदार होता है, जिसके लिए आर्टिकल 169 जिम्मेदार होता है, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। 1937 से निरंतर कार्यरत है। यूपी द्विसदनीय विधानमंडल वाला राज्य है। उत्तरीय राज्य बनने से पहले नवंबर 2020 तक विधान परिषद में कुल 108 सदस्य थे। वर्तमान समय में विभाजन के बाद विधान परिषद में आपको सदस्यों की संख्या 100 देखने को मिलती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, ये अच्छा सवाल है, ये बताओ मुझे तुम। ये मुझे बताइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूपी में मैक्सिमम कितने मेंबर आ सकते हैं? यूपी में मैक्स कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं? सदस्य पॉसिबल है, पॉसिबल कितने हैं? मैक्सिमम कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में कितने सदस्य पॉसिबल है? मतलब टर्म्स में बताइए मुझे। देखो टर्म्स में मैं बताता हूं आपको। विधान मंडल के अंदर कितने सदस्य हैं? 403 है। इसका 1/3 कर दीजिए, नहीं कटेगा। 3 एकम 3 उठा ए, 3 तिया 9, ठीक है 9, 1 बचा 3, 3 चौक 12, 134 मेंबर मैक्सिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। वो कंसीडरेशन मैंने कैसे करी? आर्टिकल 100 ये आर्टिकल 171 का यूज करा है मैंने। पॉलिटी में तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े लेवल पे आप सीख जाएंगे पॉलिटी, ठीक है। उससे पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो मेजरली टीचर बन जा रहे होते हैं। आगे बढ़िए, पढ़ने का फायदा बताऊं मुझसे पढ़ने का फायदा। अगर अच्छा पढ़े तो दरोगा, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो शिक्षक। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। लोकसभा की कुल कितनी सीटें? 80 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। यूपी की लोकसभा में सीटें देखने को मिलती हैं 80। एससी के लिए 17 सीटें हैं, एसटी के लिए 0 सीटें हैं, एससी के लिए 17 सीटें मैक्सिमम है किसी राज्य से, तो वो यूपी से हैं, ठीक है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या वाला संसदीय क्षेत्र में आता है। मैक्सिमम वोटर्स आपके गाजियाबाद में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम वोटर्स कहां पे हैं? गाजियाबाद में देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बिना परेशानी के, इसको भी आप याद रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। साहिबाबाद गाजियाबाद मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र हमारा कौन सा है? साहिबाबाद गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 31 राज्यसभा मेंबर्स देखने को मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था। ये तगड़ा सवाल हो गया। ऐसा राज्य कौन सा आपको देखने को मिलता है जिसमें अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन लगा? मणिपुर, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, नहीं सॉरी, मणिपुर और यूपी, ये दो आप याद रखेंगे। और तीसरा पंजाब। यूपी, पंजाब, मणिपुर को सबसे ऊपर देखो क्योंकि लेटेस्ट में लगाया वहां पर। पंजाब, ठीक है। इन तीनों को क्यों लिखवाया है सर जी? 10 बार 10 बार 10 बार, तीनों में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, इसलिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 356 में आपको देखने को मिलता है। भैया सूरज, आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी पुस्तक आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगी। लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लग रही जरूरत मत लो, क्लास से पढ़ लो, पर्याप्त है। अब यहां देख लो, अब तक कुल 10वां राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 10वां राष्ट्रपति शासन मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लागू रहा था। राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है? राज्यपाल के द्वारा सीधी खबर भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति कहता है ठीक है, डन। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, क्लियर है मैटर? मेरे ख्याल से आपको मैटर क्लियर होगा, मेरे ख्याल से आपको मैटर पूरी तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम आगे हम देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, टोटल नंबर ऑफ टाउन्स लार्ज एंड स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स। ये अच्छा, ये जो डेटा होता है
ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए बेस्ट है, यूपी कांस्टेबल के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास डेटा यही है। ठीक है, चलो उनके पास डेटा यही है, इसमें पढ़िए आप। तो जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। इनमें से वैधानिक जो स्टैचुरी टाउन्स हैं वो 648 है। सबसे अधिक वैधानिक नगर बदायूं 23 है, सब ठीक है, बदायूं है 23 है आपको, टाउन सबसे ज्यादा जिसमें है। सबसे कम वैधानिक नगर श्रावस्ती में 2 ही टाउन्स हैं। चारों डेटा याद कर लेना कृपया करके, ठीक है, चारों डेटा याद कर देना कृपया करके। इसमें वो मत करना कि जी हमें याद नहीं हो रहा, ये मत करना, इसको भी नोट करिए। सर जी क्या आपको जुकाम हुआ है? नहीं, मैंने खुद ही नाक बंद की हुई है आवाज चेंज करने के लिए। शुरुआत से आया करो क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। यूपी में जनगणना नगरों की कुल संख्या। अब जनगणना नगरों की कुल संख्या देखो, अगर हम बात करते हैं टोटल नगरों की, छोटे बड़े सभी नगरों की संख्या 915 है। जो वैधानिक नगर है वो 668 है, लेकिन जो जनगणना नगर है वो 267 ही है केवल, जो सेंसस टाउन है, टाउन के अंदर जिनको सेंसस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, याद रखना। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है, 34 जनगणना नगर है। प्लान सिटी यूपी के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी आपको देखने को मिलती है। कानपुर मजाक करते हैं ये लोग, तुम्हें सच में लगता है कि कानपुर एक प्लांट सिटी है? नहीं, कानपुर के लोग आज तक कोई चीज प्लान ही नहीं कर पाए। मजबूत लोग हैं कानपुर के। कैसन वाह भैया, कानपुर देखे आवत। ठीक है, मतलब मुझे नहीं आता कानपुरी एक्सेंट, बट मैं बता रहा हूं बढ़िया जगह है कानपुर। मेरा एसएसबी इंटरव्यू था तो मैं कानपुर में रुक गया था 10 मिनट के लिए, तो ट्रेन छूट गई थी मेरी। तो वहां पे कानपुर में एक भैया थे, जानकार नहीं थे, ऐसे ही मतलब वहीं पे रेलवे स्टेशन पे मिले थे। तो वो मुझे वो ट्रेन पकड़वा के आए थे, उन्होंने चेन खिंचवा दी थी फोन करके कि ऐसा करे चेन खींच दीजिए ट्रेन की। तो उन्होंने पता नहीं कहा बीच आगे रास्ते चल के वो ट्रेन की चेन खिंचवा दी। ठीक है, अब मुझे वो बाद में छोड़ गया, अरे उनसे कोई जानकारी नहीं थी मेरी, कोई इनकी उनसे मेरी खास मतलब अभी तो है ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है, तब भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये लेवल है कानपुर का। आप कह रहे प्लांट है, वहां ट्रेन रुकवा दी बिना प्लान के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यूपी में कुल 28 विकास प्राधिकरण है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज 28 है, 13 कैंटोनमेंट बोर्ड आपको यूपी में देखने को मिलते हैं। विश्व में राज्य में 5 विशेष क्षेत्र हैं आपके, एसएडी आपको देखने को मिल जाते हैं, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, एसडीजी भी बोला जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख आपके इकोनॉमिक जोन भी देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक जोन भी यूपी के अंदर आपको कितने देखने को मिलते हैं? यूपी के अंदर इकोनॉमिक जोन भी आपको 4 देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जी। हाँ, याद रखना 4 मेजर इकोनॉमिक जोन भी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख आर्थिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। अगला सवाल, कुल डिवीजन 18 है। 18वां जो संभाग है अलीगढ़ बना था अप्रैल 2008 में। सबसे बड़ा संभाग, सबसे अधिक जिलों वाला कानपुर, लखनऊ और मेरठ वाला, प्रत्येक में 6 जिले आपको देखने को मिलते हैं। कानपुर जोन में, लखनऊ जोन में और मेरठ जोन में सब में 6 हैं। ठीक है, जोन की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जोन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। अलीगढ़ अप्रैल 2008 में निर्मित है, जो लेटेस्ट है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ठीक है, बिना परेशानी के बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। सबसे छोटा संभाग, सबसे कम जिले वाले जो आपको देखने को मिलते हैं। सर प्रत्येक के अंतर्गत अगर बात करता हूं, प्रत्येक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रत्येक में 3-3 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहां लिखा हुआ नहीं है बच्चे, मैं खुद बता रहा हूं कि आपको आजमगढ़, मिर्जापुर, बस्ती, झांसी और सहारनपुर जो जोन आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर प्रत्येक में 3-3 डिस्ट्रिक्ट हैं। जिलों की कुल संख्या 75 है और तहसीलों की कुल संख्या 351। सिंपल, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। म्युनिसिपल यूनिट हमारे यहां कितने देखने को मिलते हैं? 762 म्युनिसिपल यूनिट है। नगर निगम 17 है, जोन 18 है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परिषद 200 है और नगर पंचायत 545 है। नगर पंचायत 545 है और नगर निकाय 762 है। म्युनिसिपल यूनिट, नगर पंचायत, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। जिला पंचायत 75 है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कितनी है? 75 है, 75 ही हो सकती है। जिले जितने होंगे इतने ही पंचायत हो सकती है। ब्लॉक या क्षेत्र 862 है। ग्राम पंचायत है 57,702 है। यानी हमारे यहाँ गांव कितने हैं? अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हमारे यहाँ 57,000 गांव है। ना बेटा, 57,000 से अधिक गांव है हमारे यहाँ।
57,000 से कहीं अधिक गांव हमारे यहाँ है। तो सर फिर ग्राम पंचायत क्यों? कई बार 2 ग्रामों के लिए एक पंचायत भी होती है, इस बात को याद रखना। 57,000 से ज्यादा हमें ग्राम देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो गांवों की संख्या 97,814 है और ये केवल 57,702 है। सर डबल का अंतर क्यों? डबल तो नहीं है खैर, लेकिन 1.8 के आसपास का अंतर है। रजिस्टर गांव हमारे यहाँ 1,07,74 देखने को मिलते हैं और पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आपका दिया गया है 33%। ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? ये मुझे आर्टिकल बता दो, तब तक मैं आपको बात बता देता हूं। जैसे हमारे यहाँ क्या जो एरिया लगता है, जो हमारा ग्राम पंचायत लगता है, अब हमारा ग्राम पंचायत अलग है, लेकिन मुझे याद है जब मैं 2x2 था, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, तो हमारे यहाँ 3 गांव थे, आसपास के 2 गांव और हमारा गांव, तीनों को मिला के एक प्रधान बनता था। लेकिन दबदबा भाई शुरुआत से हमारे यहाँ के ही लोग प्रधान बनते थे, ठीक है। मेरा जो पूरा मोहल्ला है वो पूरा मोहल्ला प्रधान है, मतलब एक पूर्व प्रधान, एक उससे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान भी हमारे घर के सामने रहता है। मजा। अब तो खैर हमारे गांव में अलग ही है, ठीक है। हमने अपने गांव के, क्योंकि हमने ना विकास नहीं करा यार उन गांव में हमारा पड़ोसी वाले गांव का खरिंजा टूट रहा है, हम सारा डेवलपमेंट अपने गांव में खींच लाए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गांव में अभी भी युवाओं की सरकारी नौकरी नहीं लगी है। अब वो धीरे धीरे वो इस क्लास को देख रहे होंगे, तो कमेंट मत करना कुछ भी गलत, ठीक है। तुम अपने ही गांव के हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कह सकता हूं और कोई थोड़ी कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करते हैं। ऑब्वियसली हमारे गांव के लोग मुझे देख रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं अपने गांव की तारीफ ही कर रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हें लग रहा होगा नहीं कर रहा, पर कर रहा हूं मैं। चलो अब मैं उत्तर प्रदेश की जो कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल भी बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अच्छा एक बात और है कि जैसे बच्चे बहुत बार सोच ले होते हैं कि सर आप इस प्रकार से जैसे मजाक क्यों करते रहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा मत करिए, क्योंकि सर हम बहुत समझदार बच्चे हैं, हम कांस्टेबल हैं सर, और वर्तमान में हम सरकारी नौकरी पे हैं, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं इस प्रकार से बातें करके। बात को बहुत ध्यान से समझना, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, या फिर वर्तमान में मैं आपको कोई टिपिकल पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे, और वो जो अभी आपकी वीडियो देखने की ललक है वो खत्म हो जाएगी। आप समझदार हैं, मैं उस बात की रेस्पेक्ट करता हूं, यकीन मानिए अगर मैं समझदारी की बातें करूंगा तो ओशो और मैं ओशो से भी बढ़िया बात कर सकता हूं, आप ये समझिएगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझना कि इस तरीके से करना इसलिए जरूरी ताकि आपकी मानसिक स्थिरता उतनी बनी रहे। अगर आप हाँ देखना चाहते हैं कि शांत होकर कैसे, आप मेरी कोई भी रिकॉर्डेड क्लास उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से चीजों को शांत तरीके से किया गया है। ये लाइव क्लास है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इस तरीके के कंटेंट रहता है। न्यायिक अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, बढ़िया रहा था। द जुडिशियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो स्टैब्लिश होता है लखनऊ के अंदर, वो आपका बनता है कब? 1986 में। अब उच्च न्यायालय की स्थापना करा देता हूं मैं, हटो। उच्च न्यायालय आपका जो बना था 1861 के अंदर आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, कब? 1861 में देखने को मिलता है। 1861 मतलब 1861 में। ऑब्वियसली बात है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सर आगरा हाई कोर्ट कब बना? आप बताएंगे सर जी आगरा का जो हाई कोर्ट था, मैं हाँ भाई कब बना था? सर आगरा का जो हाई कोर्ट था हमें याद है ये 1866 में बना था। ओके, तो फिर ये यूपी में कब आया? यूपी में तो था यार, आगरा यूपी में नहीं था, कैसी बात कर रहे हो तुम? फिर पूछा जाएगा फिर ये इलाहाबाद में कब आया? 1869 में इलाहाबाद में आया। इलाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएगा 1869 में। 1869 में हवाला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके में आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद में आया था, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। 69 में आपसे पूछा जा सकता है कि पहले जज कौन थे, ठीक है, तो वॉल्टर हंट आपको देखने को मिल जाएंगे, पहले जज थे। ये लिखा हुआ नहीं है बट याद रखना, ठीक है, इनके बारे में याद रखना, लिखा हुआ नहीं है, याद है, याद रखो। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। कब हुआ मैंने बताया, बेंच एक लखनऊ में है। 17 मार्च 1866 को बना था, आगरा में बना था, और बाद में 1869 में इसको इलाहाबाद के अंदर ट्रांसफर किया गया था। इलाहाबाद के अंदर इसको बाद में ट्रांसफर किया गया था, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में हाईकोर्ट के अंदर 160 जजों को मंजूर संख्या है, जो किसी भी राज्य में मैक्सिमम इन एनी स्टेट, मैक्सिमम इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी है? सर यूपी में ही आपको देखने को मिलती है, जजों की मैक्सिमम संख्या यूपी में है जो 160 है। उत्तर प्रदेश में 5 मंजूर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन भी है, जो कंज्यूमर्स के राइट के लिए लड़ते हैं। अब ये कंज्यूमर राइट क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर राइट ये होता है कि कई बार आप लेके गए चाय पत्ती लेने के लिए गए, आप
चाय पत्ती का पैकेट आपने खोला तो उसके अंदर से चाय पत्ती नहीं निकली उसके अंदर से आपको कुछ और ही चीज देखने को मिली। मैं बता नहीं पा रहा हूं लेकिन आप समझ पा रहे हैं। वो चीज अगर आपको देखने को मिली और चाय पत्ती नहीं मिली तो आपके साथ तो धोखा हो गया। तो उसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और आप अपनी चीजों को मांगेंगे। और भी चीजें इसमें होती हैं। यह कमीशन कंज्यूमर्स को न्याय और मुआवजा दिलाने का काम करता है। और भी चीजें हैं, जैसे ऑर्बिट नाम का एक ऐड चला करता था कि ऑर्बिट खाने के बाद दांत दिखाते थे तो लाइट जल जाती थी। उसकी वजह से कंज्यूमर कोर्ट में लोगों ने बहुत ज्यादा फाइन लिया उससे, क्योंकि जो पॉसिबल होनी चाहिए। राज्य में कुल 6 सीबीआई कोर्ट भी हैं, ठीक है। इनमें से 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है सीबीआई कोर्ट्स। शादी, तलाक, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी वगैरह जैसे परिवार को सुलझने के लिए 1984 में फैमिली कोर्ट बनाए गए थे। और कमर्शियल कोर्ट आपके 13 डिस्ट्रिक्ट में, ये पर डिस्ट्रिक्ट एक है। ये पर डिस्ट्रिक्ट में आपको पर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। कई बार तहसील लेवल पर भी बनाए गए हैं। फैमिली कोर्ट्स आर एट तहसील, फैमिली कोर्ट डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पर भी हैं। एक तहसील एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने चाहे उतने हो सकते हैं, संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। मोनुज कह रहा है गुरुजी की खास बात, गुरुजी को गुस्सा नहीं आता। अरे गुस्सा करके मैं क्या ही कर लूंगा और बताओ क्या क्या हाल है आपके? नोट किया आपने? सर आपके एग्जाम्पल बहुत लाजवाब है लाजवाब बता रहा है। चलिए, प्रदेश में कुल कारागार कितनी है? सर 76 जेल हमारे यहां देखने को मिलती हैं। 76 जेल पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ जेलों के बारे में पूछा जा सकता है, आप याद रखना। अब तक 76 जेल बन चुकी हैं। प्रदेश में संचालित जिला कारागार कितनी है? 63 है। बाकी की जेलों में क्या होता है? काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है लोग दरिंदे बनते जा रहे हैं, ठीक है। उन सबको दबोचने के लिए आप समझिएगा जेल और बनाई जा रही है टोटल कारागार 76 है, जिसमें से वर्तमान में बात कर रही है 63। 13 जेल काम नहीं कर रही हैं। याद रखने का एक तरीका होता है, मैं बड़ा सॉफ्टली बताता हूं इसको, कि 13 जेल काम नहीं कर रहा है, यानी तुम्हारी वाली जो जेल है वो काम नहीं कर रही है, तो 13 जेल आपको देखने को मिल जाती हैं। तो 63 प्लस 13 आपको देखने को मिल जाएगा 76 टोटल है, जिसमें से काम कितनी करती है? 63। डिस्ट्रिक्ट प्रिजन अंडर कंस्ट्रक्शन 3 है, जो आपकी वर्तमान में भी काम चल रहा है, मतलब जेल बनाए जा रहे हैं भाई ये लोग। तो ये समझना, प्रयागराज, श्रावस्ती एंड संत कबीर नगर के अंदर अभी 3 जेल बनाई जा रही हैं। कौन कौन है इन डिस्ट्रिक्टों से? भाई रुकवाओ उन जेलों को, अगर बन गई ना फिर आपको सोचेंगे कि जेल तो बन गई, अब क्या करें। कि उठा लाते हैं 3-4 सड़क पर टहलने वाले लोगों को, देखवा लेते हैं जेल कैसी है प्रिंस भाई यहां ध्यान दे लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उपकारागार सब जेल्स आपको देखने को मिलती है 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, महोबा और देवबंद में है। सेंट्रल प्रिजन इन स्टेट 7 है जो आपको देखने को मिलती है। केंद्रीय कारागार है 2 बरेली, 1 आगरा, वाराणसी, फतेहाबाद, नैनी और इटावा में जेल देखने को आपको मिलती है। एक मॉडल प्रिजन भी आपको देखने को मिलती है जो लखनऊ में है, 1849 से आपको देखने को मिलती है, 1849 से देखने को मिलती है, ठीक है। याद रखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या इसमें भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है प्रदेश में नारी बंद निकेतन कितने हैं? ये देखिए आप, नारियों के लिए अलग से जेल है, स्पेसिफिक नारी जेल आपको देखने को मिलते हैं, नारी ही जेल में रहती हैं, ये लखनऊ में है। और जुवेनियल सदन आपको देखने को मिलता है, एक है बरेली के अंदर है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ 1940 से आपको देखने को मिलता है। यहां ऐसे कैदियों को रखा जाता है जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रदेश का एकमात्र महिला कारागार आपको बरेली में देखने को मिलता है, 2020 में काम कर रहा था। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में 1844 में देखने को मिला था। प्रदेश में सचिवालय, कुल साइबर क्राइम थाने आपके 75 देखने को मिलते हैं, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 75 आपको देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद। अच्छा, यहां से आप देखेंगे, यहां से फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं, फैक्ट बेस्ड सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं एमसीक्यूएस पूछने वाला हूं, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में एमसीक्यूएस शुरू होने वाले हैं, रेडी रहना एमसीक्यूएस के लिए। एमसीक्यूएस आपके बस अभी शुरू होने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां फटाफट से आपके एमसीक्यूएस शुरू होने वाले हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बढ़िया लेवल पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं बिना किसी परेशानी के, आप याद रखना। देखो, अब पूछा स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भी आपके पहले पंडित गोविंद वल्लभ पंत देखने को मिले। राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह देखने को मिले, और राज्य एवं प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आपको सुचेता कृपलानी देखने को मिली। ये सवाल पूछे जाएंगे,
ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे पूछा जाता है, राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, 2 हुई हैं। सुचेता कृपलानी पहली बनी थी, उसके बाद सुश्री मायावती जी। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें हैं। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो बराबर बने हुए हैं। लगता है कि आते हैं ये 27 में भी देखने को मिल सकता है इनका जलवा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने हैं। ठीक है, यादव जीवन पीक के नाम ना बताया कदे गाड़ी रोक टोल पे, यारा की पिचान होवे यादव यादव नाम ते कल्ली बस तू है जो नाम लेके बोले, नहीं बाकी सब राव साहब का मैं तेरे यार ते है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी है, 4 बार बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप आपके रह चुके हैं, जो यूपी के भी सीएम रह चुके हैं और भारत देश के आपके प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए सर, पहला केंद्रीय कारागार आपका बरेली में देखने को मिलता है। बिल्कुल भाई, पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। मैंने कब मना किया? पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। मैंने कब मना किया? मैंने मना किया? अरे मैंने कब मना किया? बरेली में है, मुझे पता है। सुश्री क्या होती है? जो अविवाहित होती है वो अपने नाम के आगे सुश्री लगा लेती हैं। जो अविवाहित होती है वो अपने नाम के आगे सुश्री लगा ले रही होती हैं। ठीक है, हरियाणा जी की भी होगी इसके बाद हरियाणा जी का नंबर है। चलो, राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक पहली महिला भी यही थी। राज्य में देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, कार्यवाहक है। बीडी जोशी हैं, जो 2 बार बन चुके हैं। याद रखना इस चीज को भी। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। अबे भाई ऐसे बोल दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, एक यादव जी नाम से कमेंट कर रहा है, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूं इसलिए मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन मफत भाई पटेल आपको देखने को मिलते हैं। 29 जुलाई 1929 से 1919 से कंटिन्यू है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल आपको देखने को मिले हैं। करंट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कुंवर मनवेंद्र सिंह जनवरी 2021 से है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपके कौन होते हैं सर? ये आर्टिकल अगर आप याद रखोगे, आर्टिकल 182, नहीं ये तो वो है ना लोकसभा, आर्टिकल 178 में आपको देखने को मिलते हैं विधानसभा के स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो आपको चेयरमैन देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जो आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके कहां देखने को मिलते हैं? ये आर्टिकल 182 में देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल 182 में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़े। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खरे और केशीनंद त्रिपाठी 3 बार बने हैं। वर्तमान स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सतीश महाना आपको देखने को मिलते हैं, जो 29 मार्च 2022 से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। नोट कर लेना। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले जो आदमी हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। श्रीपति मिश्रा आपको देखने को मिलते हैं और श्री बनारसी दास आपको देखने को मिलते हैं। नोट करो, ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, श्रीपति मिश्र देखने को मिलते हैं और आपको देखने को मिलते हैं श्री बनारसी दास आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो यार, मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया यार, तुम तो अच्छे आदमी निकले। प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन, मैं बता चुका था वॉल्टर जी के बारे में बता चुका था। वॉल्टर मॉर्गन 66 से 71 तक रहे थे। करंट चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलते हैं अरुण भंसाली हैं, जो फरवरी 2024 से चल रहे हैं। पहले लोकायुक्त आपको विशंबर दयाल देखने को मिलते हैं। विशंबर दयाल आपको देखने को मिलते हैं। लोकायुक्त होते हैं जो राजनीति के अंदर जो लोग धोखाधड़ी करते हैं उनको दबोच लेते हैं। राजनीति में धोखाधड़ी करने वाले लोगों को दबोचने वाले लोग आपको यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल। करंट में 7वें लोकायुक्त हैं आपके संजय मिश्रा हैं, वर्तमान में पद पर बने हुए हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। ठीक है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के आयोगों के गठन की बात करता हूं। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। नागरिक सुरक्षा संगठन 1962 में बना। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में नागरिक
सुरक्षा केंद्र देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन का गठन 12 जनवरी 2011 को किया गया था, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका 2012 में बना है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे। लो अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वो 9 मार्च 1993 को हुआ था। किसका? उत्तर प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कमीशन 1994 में बना था। अरे यार ये जरूरी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूं, इसको आप नोट करना, इसको भी आप नोट करना। ये कमीशन ये अलग से कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, मैं किताब नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी हैं, पर मेरी फिजिक्स की किताब है यहाँ पे, मैं फिजिक्स की किताब पे भी खत्म खा के कह सकता हूँ कि आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। समझ में आई बात? 1994 में आपका बना था उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी कमीशन। बैकवर्ड क्लास कमीशन 93 में बना था, और ह्यूमन राइट कमीशन आपका 2002 में बना था। यूपी का 7 अक्टूबर भी याद रखना, 7 अक्टूबर 2002। मेंबर होते हैं 13। ठीक है, चलिए याद रख सकते हैं भाई, ये जरूरी है, पेपर में आएगा यार ये। फिर हंसते डोलते हो तुम क्या हाँ जी हमारे तो पेपर में नहीं आया। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया था। यह स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, आरटीआई को लागू कराने के लिए बनता है। आरटीआई लागू कराने के लिए आपका बनता है, आरटीआई लागू कराने के लिए। राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में किया गया था, पुनर्गठन 26 अप्रैल 2013 को हुआ है। यार नेशनल लेवल पे अगर मैं इसकी बात करूंगा कि भाई सूचना आयोग 2005 में बना है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करता हूं नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर इसकी स्थापना होती है 1992 में, एक्ट 1990 का है। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन ये 2 दिसंबर 2010 में बना था। पूछे थे सिक्योरिटी कब तगड़ी हुई यूपी की, तो आप कह सकते हो 2010 में यूपी की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी हो गई थी। लोकायुक्त और लोकपाल में क्या फर्क है? लोकायुक्त राज्य का होता है, लोकपाल पूरे भारत का एक होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण अधिनियम, और बहुत बढ़िया एनसीपीसीआर के देखो आपको देखने को मिलता है, एनसीपीसीआर आपको देखने को मिलता है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, कमीशन आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका बना है 2007 में, 2007 में आपको देखने को मिल जाता है एनसीपीसीआर। प्रियंका कानून को इसके अध्यक्ष है वर्तमान में एनसीपीसीआर की। ठीक है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए 2007 में एनसीपीसीआर बना। लेकिन यूपी में कब बना सर? ये बनता है 2013 में। एनआरआई डिपार्टमेंट यूपी में कब बना? 18 जुलाई 2014 में। उत्तर प्रदेश के अंदर माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कब बना? लखनऊ के अंदर, कन्वेंशन के लखनऊ के अंदर सुविधा दी गई है, माइग्रेंट सेंटर साथ के साथ ही बना है, 2014 में ही बना है। ठीक है गोलू, अब मैं क्या बोलूं, नोट करो, नोट होते बताइएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। जैसे नोट हो जाए हम आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। अच्छा, यहां से क्वेश्चन शुरू है, यहां तक आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब यहां से आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। जितने बच्चे एग्री हैं एक बार क्लास को लाइक करके मुझे बता देंगे कि हाँ सर मैटर पूरा हैवी है, और हम आगे आने वाली 5 मिनट में हम क्वेश्चन इस प्रकार से करेंगे कि पानी पे क्वेश्चन कर देंगे। पानी पे क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, पानी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या 30 रखी गई है, और वो भी इसलिए ताकि आप आसानी से आंसर कर पाए। मुश्किल से मुश्किल आपके पास अब 15 मिनट है, 15 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए 15 मिनट नहीं है, 5-6 मिनट ही है, 5-6 मिनट में ही 30 सवाल हम कर लेंगे। ठीक है, एक बार मजबूत तरीके से अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए रेडी सर, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम जीत राणा जीएस पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? हमें टोटल नगर निगम की संख्या कितनी देखने को मिलती है? सर जी टोटल नगर निगम हमें 17 देखने को मिलते हैं टोटल। लेकिन सर ऐसी कौन सी जगह है? सर अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ जैसी जगहों में है, लेकिन आजमगढ़ में नहीं है ना सर, आजमगढ़ में देखने को नहीं मिलता। ये सवाल पूछा जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली बार कब बना? 1688 में बना था। कहां बना था? मद्रास में बना था सर। एक ब्रिटिशर्स की एक पहल है जिसके थ्रू ये चीजों को आगे बढ़ा रहे थे। 17 देखने को मिलता है यूपी के अंदर, लेकिन कहां नहीं है? आजमगढ़ में। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर में है।
उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे, ये तो मैंने बताया था। इससे पहले आपको कितने देखने को मिलते थे? 425 आपको देखने को मिलते थे इससे पहले। वर्तमान में 403 आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय आपको कितने देखने को मिले? सर इसके बारे में याद रखना, 403। वर्तमान में तो वही है, यही तो देखने को मिले थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। केजीएफ भाई, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित कब किया गया था? लोकायुक्त के पद के बारे में पूछा जा रहा है, कब बनता है? देखो अगर मैं बात करता हूं लोकपाल का पद कब बना, लोकपाल का पद कब बना? सर लोकपाल 2014 में पारित हुआ, लेकिन यह अधिनियम आया कब था? पहली बार यह अधिनियम आता है 1967 में, पारित हो पाता है 2014 में। 2019 में पहला लोकपाल बनता है, पिनाकी चंद्र घोष बनते हैं पहले लोकपाल। अभी तो वो भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। अभी आपको एक नए पर्सन देखने को मिल रहा है, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह के हिसाब से तो हो ही जाएगा, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, ठीक है, लेकिन बड़ा सा नाम है, ठीक है। इसमें आप याद रखना ये लोकायुक्त यहाँ बनते हैं यूपी में 1975 में, ठीक है, लेकिन यहाँ 2014 में पारित हुए हैं। 2019 में पहले लोकपाल आपके बनते हैं, फर्स्ट 2019 में बने, जिनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष, आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेंट्रल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है, बढ़िया। अनूप ओझा, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है? सर मोर नहीं है, मोर नहीं है राजकीय चिन्ह में, आप खुद देखिए मोर नहीं देखने को मिलता। राजकीय चिन्ह का अडॉप्टेशन कब हुआ था? 1938 में था, ठीक है, 1938 में अडॉप्टेशन हुआ था, लेकिन मोर नहीं देखने को मिलता। मछली, बो, एरो तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, हाँ माणिक खांडविलकर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपको क्या देखने को मिलता है? टिशू देखने को मिलता है। गुलाब, नीलकमल, चंपा नहीं है, चंपा तो सर महिला का नाम होता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है वो क्या होता है? द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कार्यकारिणी समिति का पदीन सभापति, ये तो खैर नहीं हो सकता बट ठीक है, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। बताइए, जो मेयर होता है एक सिटी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वो केवल आपकी नगर पालिका में ही देखने को मिल सकता है, मेयर। पूछे यही जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। देखो अगर मैं बात बताऊं, जो मेयर होता है सिंपल है, पहला सिटीजन होगा शहर का, सिंपल। ये एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये भी सही है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, मेंबर नहीं होता, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। और जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है कमेटी की वो उसी के पास होती है, तीसरा भी सही होगा। कार्यपालिका मशीनरी में वह शामिल नहीं होता, वो पूरा नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी मेंबर टीम होती है। तो चौथा नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। राजकीय पक्षी बता दीजिए मुझे। सर सारस क्रेन देखने को मिलती है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको कहां देखने को मिलते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आपको कहां देखने को मिलते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखो चीफ जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो आपको कानपुर में देखने को मिलते हैं, सिर्फ कानपुर में देखने को मिलते हैं, बाकी जगह आपके नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, 9वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत आपके रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें, टीएम सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, टीएन सिंह। सर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, कौन कौन देखने को नहीं रहे? सर देखो अगर बात करो, टीएन सिंह भी रहे हैं और राम नरेश यादव भी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे, नित्यानंद स्वामी कभी नहीं रहे, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? ये बढ़िया सवाल है। अब तक कितनी बार महिलाएं जो मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, मतलब महिलाएं पूछे कितनी महिलाएं बन चुकी हैं? जहां तक मुझे याद जाता है, एक तो सुचेता कृपलानी याद आता है मुझे, कृपलानी याद आता है, और एक आता है मुझे सुश्री मायावती जी, एक सुश्री मायावती जी याद आती हैं, ठीक है। ये श्री सुचेता कृपलानी जी और सुश्री मायावती जी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये दो ही देखने को मिलती है, इनके अलावा देखने को नहीं मिलती, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही रही होंगी। क्या आपको कोई याद आ रही हो तो बता दो, मतलब मुख्यमंत्री रही हो, याद आ रही हो तो आप कुछ भी बता सकते हो कि वो याद आ रही है, मुख्यमंत्री बताइए, ठीक है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहां है? मैंने कहा था कि मुख्यालय पूछे जा सकते हैं, और मैंने आपको यह बात स्पष्ट भी करी थी कि जिसके अलग अलग हैं वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज बताई थी, ग्रेटर नोएडा में आपको गौतम बुद्ध नगर का देखने को मिलते हैं जो हेडक्वार्टर्स है, आसान बन जाएगा। अगला सवाल ये रहा, यूपी विधानसभा क्षेत्र के प्रथम अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते हैं? ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। यूपी के अंदर जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं वो कौन देखने को मिलते हैं? मैंने बताया था कि जो सब में उत्तम आदमी है उसी को स्पीकर बनाया जाएगा ना पहले, जो सब में उत्तम आदमी है, और वो सबसे उत्तम आदमी पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम, दास नहीं है, टंडन है, ये याद रखेंगे।
पुरुषोत्तम दास टंडन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी हो यार। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यार ये गलती हो रखी है, प्रिंट में गलती है, ये 24 जनवरी करेक्ट है। 1950 में इसका नाम रखा गया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये यार ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया गलती से, बट आप बता दीजिए आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आसान सवाल है, लल्लू सा सवाल है, आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, कोई सवाल आपको दिक्कत नहीं देगा। चलिए मैं ही बता देता हूं। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करता है 1504 में, ठीक है, और इसको राजधानी कब बनाता है? 1506 में। इसको राजधानी बनाता है 1506 में, राजधानी बनाया जाता है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने दो महान, अरे बाबू हिस्ट्री के क्वेश्चन यहां से आने शुरू हो गए, बट मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आसानी है। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, एक बुद्धिज्म के लिए किया था, बुद्धिज्म के लिए किया था, और एक आपका हिंदूज के लिए किया था, सनातन धर्म के लिए किया था, ठीक है। ये करे थे इसने कहां पे? प्रयागराज के अंदर किया था। प्रयागराज के अंदर करता है पहला, प्रयागराज के अंदर करता है पहला, लेकिन दूसरा कन्नौज में करता है। जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ आपको देखने को मिलता है, उसकी स्टार्टिंग किसने करी है? महाकुंभ की स्टार्टिंग ही हर्षवर्धन ने करी है, याद रखना। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह ए कुहल उत्सव का आयोजन किया जाता है। सुलह ए कुल जो उत्सव है स्टार्ट किसने किया था? अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, अकबर ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आप सीधे तौर पर बताएंगे ये आगरा में बनता है, क्योंकि आगरा के नजदीक फतेहपुर सीकरी था जहां इसका राज चला करता था। चोरा चोरी किस जिले में आपको देखने को मिलता है? गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी कांड आपको देखने को मिलता है 1922 में, 4 और 5 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलता है। जेल के अंदर पुलिस वाले थे, 22 पुलिसकर्मी थे, जिनको लोगों के द्वारा घेर कर उनके ऊपर आग लगा दी गई, जिसके अंदर से 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो कि ब्रिटिशर्स थे, बचे हुए लोग भारतीय थे, लेकिन मृत्यु हो गई। इसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया। 10 फरवरी को मना कर देते हैं कि भैया तुम तो हिंसा कर रहे हो, मैं ना जाऊं तुम्हारी गैल, तो गांधी जी को धर दिया पुलिस वालों ने। 12 मार्च को उनका अरेस्ट हो गया, गांधी जी जेल में पहुंचे, पीछे से मोतीलाल नेहरू कि हाँ जी हम तो असहयोग आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी ने कही लाडले मेरे बिना नहीं चला पाओगे, आखिरकार वो बंद ही करना पड़ा। गोरखपुर की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ आपको देखने को मिलता है, नैमिषारण्य तीर्थ आपको देखने को मिलता है, ये भी हिस्ट्री से रिलेट करेगा। नैमिषारण्य तीर्थ आपको देखने को मिलता है, ये कहां आपको देखने को मिलता है? सीधी आप याद रखना, सीतापुर में है, सीतापुर में, कोई टेंशन नहीं, जबलपुर तो एमपी में है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो कहां पर आपको देखने को मिला था। सर ये आपको कुशीनगर में देखने को मिलता है, आप जानते हैं कुशीनगर यूपी में है, इसलिए इसके बारे में बात चलिए, जहां इनकी डेथ हुई थी। 483 बीसी की बात है, राजा चुंद के यहां पर ये गए, इन्होंने नॉनवेज खा लिया, डाइजेशन नहीं हो पाया, मृत्यु। वैशाख पूर्णिमा के दिन पावा गणराज्य हुआ करता था उस समय पे, यूपी का क्षेत्रीय, तो वहीं थे राजा चुंद। खाना खाने के बाद ये कुशीनगर पहुंचे, वहीं पर इनकी डेथ हो गई। महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं, 483 की बात कर रहा हूं। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई है? सर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई है। किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक ने की है। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम ही जौना खान था। आज के लिए इतना ही रहेगा। यह रहा आज की क्लास का अंतिम सवाल। किसे नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है? हु इज नोन एज द नगर महोदय श्री? बहुत बढ़िया। क्लास कैसी रही जरूर बताना, ठीक है, क्लास कैसी रही जरूर बताना। और अगर आपने स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हो, अपने सिलेक्शन वे के मजबूत स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो मजबूत वाला बैच, वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मौजूद है। इसकी अगली क्लास जो बच्चे चाहते हैं पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आप लाइव आएंगे कंटिन्यूस तो अपना टाइम भी लिखें, लाइव किस टाइम आप आ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली लाइव आना आपको पड़ेगा। ये आपको चैनल देखने को मिलता है, आपका ही चैनल है। इसमें आप यूपीएसआई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या बाकी के लिए, आपके लिए ना एक मजबूत तरीके की वीडियो डाली गई है, वो जरूर आप देख लेंगे। तगड़ी वीडियो है, बीएनएस का वन शॉट है। इसके अलावा आपको पूरी पॉलिटी का भी वन शॉट दिया गया है। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट आपकी यूपीएसआई के लिए क्रिएट की गई है, जिसके अंदर कंप्लीट जीएस की जा रही है। ये रही कंप्लीट जीएस फॉर सीजीएल एंड यूपीएसआई 2025। 8 लेसन से वन शॉट आपकी दी गई है, अलग अलग इंपोर्टेंट केसेस हैं, मेडावल हिस्ट्री, थियरी वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है। कंप्लीट रिवर सिस्टम है, सॉइल्स ऑफ इंडिया है, अच्छे अच्छे सवाल इसमें पिक किए गए हैं। और भी अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो जरूर कमेंट करना। अब मैं आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए